Good morning, friends. Good morning. So, welcome to second day of CA intercosting. So, how are you, my friends? कल हमने CA इंटरकॉस्टिंग का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। क्या चैप्टर्स है, आपको क्या लाना है साथ साथ में, मतलब पढ़ते वक्त आप जब लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो क्या साथ में रखना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है, क्या टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है, क्या सब्जेक्ट में चैप्टर्स क्या है, ये हमने कल देखे थे। तो आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट ही कंटिन्यू करने वाले। ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, वही कंटिन्यू करने वाले। उसके पहले बता दूं कि अगर आपको हार्ड कॉपी मिल गया है नोट्स का तो बहुत अच्छी बात है। जितने हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर्स है वो तो हम डिस्पैच कर ही रहे, बट अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट का इनफैक्ट पूरे वॉल्यूम 1 का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुका हूं, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं, विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल चुका हूं। चलो बच्चों, फिर तो कल हमने पढ़े थे, अभी मैं वापस वो इंट्रोडक्शन वो सब मैं क्या हूँ, आपको अप्रोच क्या रखना चाहिए, मोटिवेटेड रखना है खुद को, फिलोसॉफी नहीं करेंगे। अब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो, कल हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो क्या डेफिनेशन है कॉस्ट का? चलो, सब लोगों को आवाज आ रहा है क्या मेरा? ठीक से एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? यस, एक बार कमेंट में बता दो बच्चों। यस। ओके, गुड। चलो फिर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट बच्चों? तो कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल sacrifices made to achieve an objective. Cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. ये कॉस्ट का डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद में कई बार हम लोग कॉस्ट को अल्टरनेटिवली प्राइस, वैल्यू, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, ऐसे मैंने बोला था, बट टेक्निकली दीज थ्री टर्म्स आर डिफरेंट। कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, ये तीनों का मीनिंग अलग अलग है, इवन दो समटाइम्स दे आर अल्टरनेटिवली यूज्ड राइट फॉर ईच अदर। तो कॉस्ट इज का डेफिनेशन हमने पढ़ा था, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस मेड। Price is the monetary consideration to be paid by the buyer to the seller in exchange of goods and oblique or services. And value is the relative worth derived by the consumer. Relative worth derived by the consumer, which might be different from time to time, person to person, time to time for the same person also. Correct है? Cost is a fact, price is a policy, value is an opinion. Correct or not? Cost is ascertained from manufacturer or producer's point of view, price from seller's point of view, and value from कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये डिफरेंस कल हमने लिखा भी था बच्चों, टैबुलर फॉर्म में ये डिफरेंस लिखा था। उसके बाद में हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग, ये हुआ कॉस्ट। एंड उसके बाद कॉस्टिंग का डेफिनेशन देखा था। क्या था कॉस्टिंग का डेफिनेशन? वेरियस टेक्निक्स oblique processes oblique methods used for ascertainment of cost are known as costing। क्या डेफिनेशन है? बहुत सिंपल, यूज, हाँ बोलो, वेरियस टेक्निक्स बोलो, processes oblique methods used for ascertainment of cost are known as कॉस्टिंग। करेक्ट है बच्चों? ओके। अब आपको लगता है कि सर ये क्या है एग्जैक्टली, हाउ कॉस्ट इज असर्टेन? अब देखो बच्चों, हम पूरा कॉस्टिंग में यही पढ़ने वाले हैं ना बाद में। करेक्ट है? अब फर्स्ट चैप्टर में वो बोलेंगे वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज प्रोसेस कॉस्टिंग, उस पर 4 लाइन लिखेंगे। बट बताओ बच्चों, प्रोसेस कॉस्टिंग पे मैं 10 लेक्चर लेने वाला हूँ, आप समझ रहे हो क्या? तो अब यहाँ पे मैं 2 लाइन बोलूंगा, उससे आपके पूरे दिमाग में जाना एक्सपेक्टेड है नहीं। अभी 10 लेक्चर समझते हो क्या एक चैप्टर पे लूंगा। अब यहाँ पे उसी के नीचे बोलते हो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, इस पे मैं 8 लेक्चर लेने वाला हूँ। उसके बाद में वो नीचे लिखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग पे 14 लेक्चर्स लेने वाला हूँ मैं, 14 लेक्चर्स लेने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली आज हम फर्स्ट चैप्टर में भले ही इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं, इंट्रोडक्शन में वो बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, बट यही हमारा आगे जाके सिलेबस है और ये बहुत हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमें सिर्फ इतना जानना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा कोई टेक्निक है जो हमें बाद में पढ़ना है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है, इतना भी आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा तो बस है। क्या है उसके अंदर, वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग जब मैं चालू करूंगा तब समझेगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, तो इतना आपको याद रहेगा फर्स्ट चैप्टर में, बस है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इतना समझा, बस है।
इसलिए मैंने आपको कल, अगर आपको याद है तो, या आपके नोटबुक में है तो देखो, मैंने आपको सिलेबस दो जगह पे लिख के दिया है बच्चों। एक तो मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में क्या कवर होगा ये बताया था, राइट, वहां पे भी एक्चुअली वो सिलेबस आ ही गया था, बट साथ साथ में मैंने आपको बताया था, याद रहेगा, देखो मैंने कॉस्टिंग का सिलेबस को ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड चैप्टर्स, then methods of costing, then techniques of costing. Basic knowledge oriented topics, methods of costing and techniques of costing. Techniques of costing में 3 चैप्टर थे, अभी भी आप वो लिस्ट देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। चलो ध्यान है क्या बच्चों? ओके, एंड जो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग था उसमें था यूनिट, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, आप समझ रहे हो क्या, जॉब कॉस्टिंग, यस और नो, देन प्रोसेस कॉस्टिंग और ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। एंड बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स है फिर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट शीट, ये बेसिक नॉलेज ओरिएंटेड टॉपिक्स है बच्चों। तो ऑब्वियसली ये फुल फ्लेज पूरा 90 to 95 लेक्चर्स का पैकेज है। तो इसमें राइट, अब मैंने कल भी आपको बहुत सुपर डिटेल में बताया कि 5-10 मिनट में हमें कुछ समझने वाला है, कुछ मैजिक होने वाला है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस बच्चों प्लीज मत रखो। ओके, मैं आपको एग्जैक्टली जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या है और क्या नहीं है, कितना मैं आपको समझा चुका हूं, कितना समझाना बाकी है, कब क्या समझने वाला है, कब क्या कंफ्यूज होने वाला है, ये सब मैं जानता हूं। डोंट वरी एट ऑल माय फ्रेंड्स। ओके चलो, तो ये हो गया कॉस्टिंग का डेफिनेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? तो व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वो देखते हैं। तो कल हमने पहले कॉस्टिंग का मीनिंग सीखा, अब कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब क्या वो देखते हैं। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब ऑब्वियसली वी हैव टू कलेक्ट द कॉस्ट, वी हैव टू क्लासिफाई द कॉस्ट। अब क्या क्लासिफिकेशन होने वाला है वो सीखेंगे बाद में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज, चलो लिख के ले लो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, इट इज कलेक्शन, इट इज कलेक्शन, classification and appropriate allocation. Collection, classification and appropriate allocation of expenditure incurred, cost accounting is collection, classification and appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods, and oblique or in rendering services. It is collection, classification and appropriate allocation my friends. अब देखो बच्चों, एक कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो कंपनी का जो कोई भी एक जो कॉस्ट अगर आप उठाओगे तो वो प्रोडक्ट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिपार्टमेंट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जितना हमें लग रहा है ना आज, उतना आसान नहीं होता है। अब जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ओके, यहां पे लेट अस से अभी मैं आते वक्त एक बस स्टॉप देखा, बस स्टॉप पे लिखा था टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इतना ही लिखा था, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इतना ही लिखा था। अब वो बस स्टॉप जो भी ऑब्वियसली पीएमसी का, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बस स्टॉप है, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो बस स्टॉप पे ऐड रखने के लिए, वो लाइट वाला ऐड था, उसके लिए हो सकता है कि साल भर के 2 लाख रुपए पे किए, एनुअल 2 लाख रुपए पे किए। तो अब बताओ वो 2 लाख रुपए कौन से प्रोडक्ट में वो डालेंगे? टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। वहां पे तो सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज लिखा था, ना टाटा मोटर्स लिखा था, ना टाटा स्टील लिखा था, ना टाटा कैपिटल लिखा था, आप समझ रहे हैं, ना टाटा कम्युनिकेशन लिखा था, ना टाटा सन्स लिखा था, कुछ भी नहीं था उसमें। तो अब इमेजिन करो वहां पे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इतना लिखा था सिर्फ। अब बताओ मुझे टाटा के अंदर क्या क्या है, आप सोचो सिर्फ, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आप समझ रहे हो क्या नहीं? इवन ये क्रोमा, वोल्टास, तनिष्क, राइट, टाइटन, राइट, ये ब्रांड्स भी टाटा की है, स्टारबक्स टाटा के साथ एसोसिएशन है। तो अब इमेजिन करो टाटा कौन से बिजनेस में है। अब बताओ बच्चों, वो बस स्टॉप पे जो ऐड है वो तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, इतना ही लिखा है बच्चों। तो अब सीधी सी बात है, यस,
अब सीधी सी बात है बच्चों, उसका हमें अलोकेशन तो करना ही पड़ेगा ना, यस और नो, उसका अलोकेशन, तो कॉस्ट का अलोकेशन हमें राइट प्लेस पे तो करना ही पड़ेगा। तो चलो राइट डाउन कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। आई होप मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है आपको दिख रहा है अभी आपको प्रॉपर्ली। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन बोलो, इट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन, collection, classification and appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services। चलो अभी मैंने ये स्क्रीन शेयर किया है, अगर आपने डेफिनेशन अभी तक नहीं लिखा तो आप प्लीज लिख दो बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। अब सीधी सी बात है, घर पे मान लो, इमेजिन करो कि घर पे, आपके घर पे, बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको डेली लाइफ का, आपके घर पे मान लो मिल्क का बिल आया लेटेस्ट से 5,000 रुपए, मिल्क का बिल इमेजिन करो 5,000 रुपए आया, एंड आपने घर पे डिसाइड कर लिया कि राइट हम सब लोग राइट बड़े इंडिपेंडेंट टाइप के लोग हैं, हर एक का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले लेगा, तो अब वो 5,000 रुपए जो बिल है बच्चों, वो किसका कितना है ये आपको डिवाइड करना है। इतना आसान है क्या? रिकॉर्ड रखना बच्चों। अच्छा आपको लगता है नहीं सर रिकॉर्ड रखेंगे, अब मुझे बताओ गेस्ट आए आपके घर पे, हाँ किसका गेस्ट है, कैसे फाइंड करेंगे? उसको चाय बना के दी थी हमने, हर एक बोलेगा नहीं नहीं वो मेरा गेस्ट नहीं था, किसका कितना, वो बोलेगा नहीं नहीं मैंने तो बुलाया था, वो बोलेगा, दूसरा बोलेगा मैंने तो ज्यादा फोर्स नहीं किया था, वो आया तेरी वजह से ही। इतना आसान है क्या? न्यूज़पेपर बिल कैसे डिवाइड करेंगे लोगों को? इतना आसान नहीं होता है। सिमिलरली बड़े कंपनीज, छोटे कंपनीज, हर जगह पे जो कॉस्ट इनकर्ड है वो प्रोडक्ट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, कॉस्ट सेंटर वाइज डिवाइड करना इतना आसान नहीं है। जो स्पेसिफिक कॉस्ट है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लग रहा है वो आसान है बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट बाकी बहुत सारे और भी कॉस्ट होते हैं राइट, वो कॉस्ट फाइंड करना इतना आसान काम नहीं होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, कई बार बताता हूं, सुनो ध्यान से। ओके मैं समझो मेरी मम्मी को लेके एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, मम्मी को लेके 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, इमेजिन करो। ओके वो होटल में जाते ही बड़ा होटल का लॉबी था, वहां पे मैं अपनी कार लेके गया, तुरंत एक आदमी आया, बोला सर आप उतर जाओ सर यहाँ से। ओके उसने दरवाजा खोला, इनफैक्ट वो बोला सर मैं कार पार्क करके देता हूँ। इनफैक्ट जब वो कार पार्क करके जब मैं खाना खाऊंगा और वापस आऊंगा तो कार जब वापस आई रहेगी तो पूरा कार वॉश की हुई रहेगी, मतलब ये फैसिलिटी भी होटल दे रहा है। उसके बाद में हम बड़े से लॉबी में एंटर किए, वहां पे बड़ा झूमर था, ऐसे बैठने के लिए जगह थी राइट, वहां पे ऐसे देखने के लिए लोग थे, और समझ रहे हो क्या आप, वहां पे 2 सुंदर लड़कियां आई, बोली गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, आप समझ रहे हो। फिर उन्होंने हमें थोड़ा बैठने के लिए जगह दी थी, वहां पे 2-4 लोग आए, वेलकम ड्रिंक दिए, आप समझ रहे हो। फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद बोला कि सर आपका टेबल रेडी है। फिर स्विमिंग पूल के बाजू में मस्त टेबल लगाया था, खाना वाना खा लिया हमने। ओके जस्ट नॉलेज के लिए समझो, मेरी मम्मी ने मुझे पूछा बेटा ये हमने जो डिश खाया है, इमेजिन करो पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया था, ऐसे इमेजिन करो, और वो पनीर बटर मसाला का कॉस्ट क्या है, मेरी मम्मी ने पूछा। मैंने मम्मी को बताया मम्मी ये पनीर बटर मसाला का कॉस्ट है 1600 रुपीज। कितना है? 1600। मम्मी बोल रही है बेटा ये तो 20 रुपए का पनीर बटर मसाला है सिर्फ, मतलब ये होटल एक पनीर बटर मसाला का पीछे 1580 रुपीज, 1580 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। ये मेरे मम्मी का ओपिनियन है बच्चों। तो अब बताओ मेरी मम्मी करेक्ट है क्या? 1580 रुपए एक डिश के लिए, एक डिश के पीछे प्रॉफिट कमा रहा है होटल राइट, ऐसे मेरे मम्मी का मानना है। तो अब बताओ बच्चों ये सही है क्या? मैंने वो होटल का फाइनेंशियल्स देखा तो मुझे दिख रहा है कि होटल लॉस में है। तो बताओ 1580 रुपए तो एक डिश के पीछे कमा रहा है, तो अब मुझे बताओ ये लॉस में कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है वो तो मम्मी का कॉस्टिंग था मेरे भाई, मम्मी ने सिर्फ वो पनीर का बटर मसाला का कॉस्ट एंड डायरेक्ट डिश का प्राइस कंपेयर किया। अब मुझे बताओ देयर इज अ हेवी इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉट? वो होटल का एड रन होता है टीवी पे, रेडियो पे, एन नंबर ऑफ जगह पे, वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस, होटल का रेंट या डेप्रिसिएशन जो भी रहेगा, करेक्ट और नॉट, स्टाफ सैलरी, ये इतना उन्होंने तामझाम करके रखा है, उसका राइट मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर्स कॉस्ट, जो गाड़ी पार्क की थी राइट वो वैले पार्किंग वाला, उसका सैलरी, वो धोखे देने वाला है, वहां पे क्या क्या यूज होने वाला है, ये सब कुछ, वो झूमर लगाया था वही झूमर 2 करोड़ रुपए का था,
करेक्ट और नॉट? लॉबी में जो उन्होंने राइट अच्छा इतना लॉबी बना के रखा था, उसका इंटीरियर डेकोरेशन का खर्चा उनको 2-4 करोड़ रुपए रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पुणे के हार्ट ऑफ द सिटी एरिया में वो होटल सिचुएटेड है, तो इमेजिन करो वो जगह का राइट रेंट क्या होगा, या वो जगह अगर उन्होंने खरीद ली रहेगी तो क्या रेट में खरीद ली होगी। आप बताओ बच्चों, ये सारे कॉस्ट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा ना, तो ही आपको एग्जैक्टली उसका प्रॉफिट का अंदाज लगेगा। नहीं तो अदरवाइज राइट हम कभी भी दूसरे के बिजनेस का प्रॉफिट ऐसे ही कैलकुलेट करते राइट। सेलिंग प्राइस में से हम क्या डिडक्ट करते, तो सिर्फ डायरेक्ट जितना कॉस्ट हमें सामने सामने दिख रहा है उतना कॉस्ट हम डिडक्ट करते, बट देयर आर हेवी इनडायरेक्ट कॉस्ट और नॉट। तो हम लोग ये बहुत डेप्थ में आगे जाके जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसके थ्रू राइट हम सीखने वाले कि कैसे एक प्रोडक्ट का कॉस्ट डिटरमाइन करते, कैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट सब ऐड करके हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करते, एंड मे बी कॉस्ट हम डिटरमाइन कर पाएंगे तो हम सेलिंग प्राइस भी सेट कर पाएंगे कॉस्ट में कुछ मार्जिन ऐड करके। चलो फिलहाल तो इतना सीख लेते कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट कलेक्ट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं एंड अप्रोप्रिएट अलोकेट करते हैं उसको। अलोकेशन मतलब लाइक डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से फॉर द टाइम बिंग, करेक्ट और नॉट? वैसे उसमें भी आगे टर्म है अलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, बहुत आगे आगे धीरे 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 कंसेप्ट्स आने वाले हैं सब कुछ। तो फॉर द टाइम बीइंग कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन आप क्या याद रखोगे बच्चों? कॉस्ट अकाउंटिंग इज, हाँ बोलो, इट इज बोलो, कलेक्शन, classification and appropriate allocation, collection, classification and appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services। समझा बच्चों? ये था कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन आई होप यू आर रिटर्न, एंड आपको धीरे धीरे करके, आप नहीं चाहोगे तो भी मैं याद करके ले लूंगा। आप कितना भी सोचोगे नहीं सर मैं याद करूंगा ही नहीं, तो भी मैं याद करके लूंगा आपको। ओके, मेरा चैलेंज है आपको ये, बट ओनली थिंग इज दैट यू आर अटेंडिंग द लेक्चर ऑन एवरी डे। कोई बोलेगा नहीं सर कैसे याद दिलाते हो, देखोगे मैं लेक्चर ही अटेंड नहीं करूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो आपको याद नहीं रहने का कोई चांस ही नहीं है, ये मेरा चैलेंज है आपको। ओके चलो, व्हाट इज कॉस्टिंग, डेफिनेशन कंप्लीट। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, चलो बोलो फटाफट, आप बोलो, भले ही आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, मोबाइल के सामने हो, कंप्यूटर के सामने हो, बोलो कॉस्ट अकाउंटिंग। इट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विसेज। गुड, अब बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ये वर्ड बताते ही, ये वर्ड बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है बच्चों? मैनेजमेंट ऐसा बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? मैनेजमेंट, हाँ बोलो मैनेजमेंट। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैनेजमेंट ऐसा बोलते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? मैनेजमेंट मतलब क्या? हाँ बोलो। यस बच्चों, मैनेजमेंट। भले मैं आपको सुन नहीं सकता हूं या जो भी कुछ कंस्टेंट रहेंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट आपको ऐसे समझना है कि सर सुन सकते हैं। भले बाद में कल जाके कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, उसको भी बात करना है बच्चों, उसको भी बात करना है। ये सेशन को इंटरेक्टिव बनाना ही हमें। हाँ बोलो, व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट मतलब, मैनेजमेंट ऐसा बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि, मैनेजमेंट ऐसा बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कंपनी के डिसीजंस लेना। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार ये सिचुएशन तू मैनेज कर ले, ये सिचुएशन तू मैनेज कर ले। अरे यार ये सिचुएशन में कैसे करे? मैनेजमेंट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, मैनेजमेंट सीम्स टू बी डिफिकल्ट। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे यार इतने लोगों का स्टाफ है, इतने प्राइड लोग है, इतने कस्टमर है, कैसे मैनेज करते हो भाई? कैसे मैनेज करते हो भाई? करेक्ट और नॉट? मैनेजमेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो मैनेजमेंट मतलब एक प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है बच्चों। तो हम डिसीजंस क्यों लेते हैं? हम डिसीजंस क्यों लेते हैं? कोई भी कंपनी में डिसीजंस क्यों लेते हैं? इन ऑर्डर टू, बोलो, increase profit, in order to increase profit, in order to increase the worth of the company, relative worth of the company, correct or not? and जो relative worth of the company है वो हर एक स्टेक होल्डर के एंगल से देखा जा सकता है, कस्टमर के एंगल से। अब तुम मान लो एक्सपर्ट के एक कस्टमर हो, एक्सपर्ट वी स्मार्ट के इसके कस्टमर हो, तो यू आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर ऑफ दिस कंपनी नाउ। तो तुम्हारे लिए भी एक वैल्यू क्रिएशन हम कर रहे हैं यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। हमारे जो ओनर्स है राइट, उसके लिए भी हमें वैल्यू क्रिएशन करना है, करेक्ट और नॉट?
तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों, एंड वो डिसीजन लेने के लिए हमें वैल्यू क्रिएशन के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ डिसीजन लेना होता है, और वो डिसीजन लेने के लिए हम अकाउंटिंग का नॉलेज, कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज, ये पूरा नॉलेज यूज करते हैं और डिसीजन लेते हैं। या आप टॉस करके डिसीजन लेते हो, जिंदगी में तुम टॉस करके डिसीजन लेते हो 10th के बाद में, हाँ डॉक्टर बनना है या सीए बनना है, हाँ चलो हेड आया तो डॉक्टर बनेंगे, टेल आया तो सीए के कोर्स के लिए जाएंगे, ऐसे डिसीजन लेते हो आप, राइट? कल जाके आपको डिसीजन लेना है पेट्रोल कार बाय करना है, डीजल कार बाय करना है, आप कैसे डिसीजन लेते हो? टॉस करके, हेड आया तो पेट्रोल कार, टेल आया तो डीजल कार, ऐसे डिसीजन लेते हो? बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, देयर इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस माय फ्रेंड्स, यस और नो? तो क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये देखते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ओके, इट इज, लिखो आप प्लीज मेरे साथ लिखो बच्चों, इट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिख रहे हो क्या बच्चों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज use of financial accounting, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज करके डिसीजन लेने के प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, इट इज यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट principles. It is use of financial accounting, cost accounting, management accounting principles in order to create, protect, increase, retain the value for the stakeholders, so that value might be in the form of services, in the form of profit maximization. As a customer, you are seeing the value in the form of quality of services, in the form of let's say shareholders, वो सोच रहे कि ये कंपनी का वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है, शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट्स कैसे ज्यादा रहेंगे, करेक्ट और नॉट? तो हर एक का ऑब्जेक्टिव अलग अलग रह सकता है, हर एक स्टेक होल्डर्स के कंपनी से एक्सपेक्टेशंस अलग अलग रह सकते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है वापस बताओ? इट इज द यूज ऑफ financial accounting, cost accounting and financial management principles in order to create, protect, increase, retain the value for the stakeholders of a profit making or नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज। तो आप सिर्फ इसको प्रॉफिट के साथ में कंपेयर मत करो, जैसे मैंने बोला था, राइट? एज अ कस्टमर तुम्हें प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, तुम्हें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज से लेना देना है। तो हमें तुम्हारे लिए भी एक वैल्यू क्रिएशन करना है by giving better quality product, right? We are creating the value for customers also, my friends, correct or not? तो what is management accounting? प्लीज लिख के ले लो बच्चों। एंड चलो मैं 30 सेकंड रुकता हूं, आप कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों का डेफिनेशन आप और एक बार पढ़ लेना बच्चों। माय फ्रेंड्स प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये दोनों के डेफिनेशन आप प्लीज पढ़ लेना बच्चों। यस प्लीज। It is the use of financial accounting, cost accounting, financial management principles in order to create, protect, increase, retain the value for the stakeholders of a profit making or a non profit making enterprise of, आप तुम चाहो तो ये सेंटेंस भी ऐड कर सकते हो, ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट कंपनीज को ही डिसीजन मेकिंग होता है, गवर्नमेंट कंपनीज, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, government companies basically also have to take the decisions, correct or not? प्राइवेट सेक्टर रहने दो, पब्लिक सेक्टर रहने दो, ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो सबके लिए एप्लीकेबल है ना बच्चों, यस और नो? तो चलो ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों का डेफिनेशन आपको अच्छे से समझा क्या बताओ बच्चों? तो हमने अभी तक क्या कंप्लीट किया? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट
मतलब बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ये पार्ट है. इज मोर राइट. इट इज डिराइव्ड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ मॉडर्न कंसेप्ट developed out of the needs of modern business world, whereas cost accounting, financial accounting, right, ये traditional concepts है. करेक्ट और नॉट. ट्रेडिशनली सालों साल से ये चलता आ रहा है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग आल्सो. तो इट इज डिराइव्ड. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ओरिजिन कहां पे है? नीड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, whereas cost accounting is traditional. करेक्ट और नॉट. तो एक काम करते, चलो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में सीखते बच्चों. एंड मैं वापस बता दूं बच्चों, ये सेकंड लेक्चर है सिर्फ इसलिए. कुछ लोग सोचते रहे, अरे बाप रे, मुझे तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बाप रे दिमाग में समझा ही नहीं, वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर कैसे क्या. इतना सीरियस, इतना टेंशन मत लो मेरे भाई. राइट, मैं एंड तक तुम्हारे साथ में हूँ. 100 लेक्चर्स तक, 95 लेक्चर्स तक हम कंटिन्यू करने वाले हैं. प्लस हम रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी, आरटीपी, राइट, एग्जाम क्वेश्चन सब यूट्यूब पे एंड ऑल दो थिंग्स सॉल्व करने वाले. तो आप बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों. राइट, एंड एक दिन में मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि ऐसे इंजेक्शन में मैंने राइट वो कॉस्टिंग भर दिया एंड आपके हाथ में ऐसे इंसर्ट कर दिया और आप बोलोगे आ गया मटेरियल कॉस्ट, आ गया ओवरहेड कॉस्ट, आ गया मार्जिनल कॉस्ट. ऐसा कुछ होने नहीं वाला है बच्चों. तो प्लीज ये प्रोसेस है, मैंने कल बोला था, ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय करना सीखो तो डेफिनेटली ये डेस्टिनेशन बहुत मजेदार रहेगा. मैं कल से कम आपको 10 बार बोल चुका हूँ ये. करेक्ट और नॉट. क्यों मैं आपको लगता है सर क्यों बोल रहे हो आप 10 बार ये? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कंक्लूजन पे जंप करते हैं ना, डे नंबर 1 एंड 2 कोई. आप समझ रहे हो बच्चों? इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं कि ऐसे कुछ कंक्लूजन पे मत आओ. तो चलो ये हमने सीखा व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो चलो मुझे फटाफट बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. Management accounting, it is use of cost accounting, financial accounting and financial management principles in order to create, retain, protect, increase the value for the stakeholders of a profit making or non-profit making enterprise of private or public sector, of private or public sector. Okay, तो एक काम करेंगे हम लोग बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं. अभी आपको लग रहा है सर हम क्यों लिख रहे हैं ये सब कुछ? राइट, ये तो आपने प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है भाई. फिर भी लिखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नोट्स आपको राइट बहुत क्विक रिवीजन देंगे. एंड खुद अगर आप लिखोगे, आपके नोटबुक में आएगा, तो वो याद रखने का चांस जो है वो 10 टाइम्स हो जाता है. आप मेरे साथ फाउंडेशन से जुड़े हुए बहुत सारे आप में से लोग, आप सबको पता है कि हम लोग मैथ्स में कितने बुक बनाए थे. हम लोग 5-6 200 पेज के नोटबुक हमने लिखे थे बच्चों. उसके ऊपर 6000 एमसीक्यू सॉल्व किए थे. आप मुझे बताओ, अगर मुझे लिख के देना ही नहीं होता, फॉर्मूला तो हजारों बुक्स में है, इनफैक्ट आईसीआई बुक में दिया हुआ था फॉर्मूला, फिर भी हमने हर चीज लिखी क्यों? और वो लिखने की वजह से हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो गया बच्चों. करेक्ट और नॉट? तो चलो राइट ऑन. कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस हमें टैबुलर फॉर्म में लिखना है. तो आप लेफ्ट साइड में लिख दो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड राइट में लिख देना मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ओके, अच्छा, पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, आप खुद ही लिखोगे, वो है डेफिनेशन. क्या है डेफिनेशन? लिखो फिर. अभी जो हमने रिवीजन किया लिखना है ना डिफरेंस में. अभी कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको पता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन आपको पता है. लिखो फिर. कॉस्ट अकाउंटिंग लिखो, इट इज कलेक्शन, classification and appropriate allocation. Collection, classification and appropriate allocation of expenditure incurred in producing goods and oblique or in
रेंडरिंग सर्विसेस। चलो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी खुद लिख देना बच्चों। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, इट इज यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी जो हमने ऊपर लिखा वही कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं ना बच्चों हम लोग, बट अगर आप लिखोगे तो याद रहने का चांस कभी भी ज्यादा रहेगा। इट इज यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉमा कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉमा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, principles in order to create, retain, protect, increase, preserve, जो लिखना है लिखो, the value for the stakeholders। stakeholder मतलब everyone who is associated with the organization। फिर वो कस्टमर हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, आप समझ रहे हो, ओनर रह सकता है, whoever is connected to the business is a stakeholder। value for the stakeholders of a profit making or non profit making enterprise, profit making or non profit making enterprise of private or public sector, private or public sector, private or public sector। तो ये हुआ बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग का एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज mainly for ascertainment of cost of goods or services, yeah, goods and oblique or services। it is mainly for ascertainment of cost, but management accounting, it is mainly for providing input for managerial decision making। करेक्ट और नॉट? अच्छा, आप लोग ऐसे इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है? अब सीधी सी बात है यार, तुम कभी लाइफ में कुछ डिसीजन लेते हो तो सीधी सी बात है वो डिसीजन का कुछ क्राइटेरिया है ना, करेक्ट और नॉट? तो पहले आप एनालिसिस कर रहे हो, अच्छा यार मैं सीए बनूंगा तो ऐसा होगा, ये होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना रहेगा, इतना खर्चा आएगा, इतने साल लगेंगे। तो आप बताओ ये जो एनालिसिस कर रहे हो आप, दिस एनालिसिस इज वर्किंग एज द इनपुट फॉर योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करेक्ट और नॉट? दिस एनालिसिस इज वर्किंग एज द इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपको लगता है कि सर फिर कंपनीज में क्या ऐसे डिसीजन होता है, कंपनीज में ऐसा क्या डिसीजन होता है? चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं। आपने कार देखी रहेगी, होंडा सिटी कार देखी है आपने? होंडा सिटी, होंडा सिटी के कभी अगर आप क्लोजली देखोगे तो टायर देखो कौन से कंपनी के। होंडा सिटी, होंडा बड़ा कंपनी है, टायर देखो तो टायर आपको हो सकता है कि सीएट टायर दिखेगा, या एमआरएफ टायर है, या ब्रिजस्टोन है, या कॉन्टिनेंटल टायर है, आप समझ रहे हो, गुडियर है, आपको दूसरे कंपनी का टायर दिख रहा है। अच्छा, होंडा का टायर क्यों नहीं है? होंडा ने पूरी कार बनाई है, पूरी कार असेंबल की है, टायर नहीं बना सकते होंडा? तो अब बताओ, होंडा के सामने क्वेश्चन तो है ना, वेदर टू मेक द टायर और बाय द टायर, वेदर टू मेक द टायर और बाय द टायर, ये क्वेश्चन है, करेक्ट और नॉट? आप लोग पीडी, ये जीडी लेक्चर्स बाय करते हो बहुत सारे लोग कोई रायपुर में बैठ के, रायपुर में कोई फ्रेंचाइजी से बाय कर रहा है, तो अब बताओ यहाँ पे एक्सपर्ट, वी स्मार्ट, इनका फ्रेंचाइजी है वहां पे, या उनका जो सेंटर है वहां पे, अब वो सेंटर पे कुछ कमीशन पे करना है,
सेंटर वाले को कुछ कमीशन, ऑब्वियसली आपने 10,000 फीस दे दिया समझो सेंटर पे, तो हो सकता है कि 10,000 में से 9,000 ही हमें एक्सपर्ट में या इस पार्ट में मिल रहा है, 1,000 रुपीज कमीशन है, इमेजिन करो। तो आप मुझे बताओ, whether to sell the pen drive lectures through that center or directly through our own online portal, ये क्वेश्चन तो मैनेजमेंट के सामने है ही ना। तो मैनेजमेंट सोचता है कि सेंटर के थ्रू सेल करेंगे तो कितना सेल होगा, यहां से सेल करेंगे तो कितना होगा, उनका कमीशन कितना पेएबल है, ये सबके बाद में हमें प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए वेदर टू गो विद द ओन सेल्स अरेंजमेंट और फ्रेंचाइज सेल्स अरेंजमेंट, ये मैनेजमेंट के सामने क्वेश्चन है। वेदर टू मेक द टायर और बाय द टायर इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द कंपनी। वेदर टू डू द प्रोडक्शन ऑन सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, क्वेश्चन है कंपनी के सामने। वेदर टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एबीसी और टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बी एंड पी, आप बताओ, ये कंपनी के सामने क्वेश्चन है टू डिसाइड द प्रोडक्ट मिक्स। ऐसे हजारों डिसीजंस कंपनी को लेना रहता है बच्चों। तो ये डिसीजन मेकिंग में कंपनी क्या वापस टॉस यूज करेगा क्या, या मंदिर में जाके बोलेगा क्या भगवान को, भगवान बता दे प्लीज सेमी ऑटोमेटिक पे प्रोडक्शन करूं या ऑटोमेटिक पे, भगवान ने फुल गिराया तो सेमी ऑटोमेटिक एंड भगवान ने और कुछ गिराया तो ऑटोमेटिक, ऐसा कुछ होता है क्या बच्चों? नॉट एट ऑल। हमें एक फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यूज करना पड़ता है, उसके लिए दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स माय फ्रेंड्स, करेक्ट और नॉट? सो कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली डील्स विद द ट्रेडिशनल थिंग्स लाइक असर्ट, वो बोलता है भाई ये प्रोडक्ट का ये गुड्स का कॉस्ट इतना है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मेनली फॉर डिसीजन मेकिंग, करेक्ट है? नेक्स्ट, ओके, इट यूजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग यूजेस both past and present figures, past and present, इसका फोकस पास्ट एंड प्रेजेंट पे है। बट ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बात हुई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फोकस्ड इन विथ मेनली प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर, इट इज फोकस्ड okay, with projection of future, it is focused with projection of figures, projection of figures for future, it is focused with projection of figures for future। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो, कुछ जा रहा है या नहीं दिमाग में? ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट इज डेवलप्ड या इट्स डेवलपमेंट, मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बताया बच्चों, इट्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होती गई कॉस्ट अकाउंटिंग का रोल बढ़ता गया। इट इज डेवलप्ड आउट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट इज डेवलप्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट इज डेवलप्ड out of needs of modern business world, मैंने बताया था आपको ये पॉइंट, it is developed out of needs of modern business world। आप समझ रहे हो क्या? एंड सिंपल और एक पॉइंट लिख सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है। Obviously, क्योंकि cost accounting is use of cost accounting is one of the part under management accounting, तो cost accounting का scope limited है, narrow है, correct? management accounting का scope wider है, correct or not? It is wider as it includes FM, taxation, budgets, एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है आपको ये? यस और नो? एंड इट इज नैरो या इट हैज अ लिमिटेड स्कोप, एज इसका रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं कॉस्ट असरटेन पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉस्ट असरटेनमेंट, तो चलो बच्चों, ये डिफरेंस आपको याद रहेगा क्या? बताओ, ये डिफरेंस एक बार अच्छे से देख लो, अगर कुछ ठीक से आपको ये डिफरेंस एक बार अच्छे से लिख के ले लो बच्चों। 2 मिनट के लिए मैं खुद का इमेज चेहरा बाजू से हटा रहा हूं ताकि आप ये पूरा लिख पाओ बच्चों।
चलो बच्चों, लिख रहे हो क्या आप? ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ ट्रेडिशनली कॉस्ट, कोई गुड्स का सर्विसेज का कॉस्ट असरटेन करने के लिए यूज होता है, whereas मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ फुल फ्लेज्ड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग माय फ्रेंड्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजंस लेते हैं। आर यू गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स? चलो, लिखा आपने ये? मैं थोड़ा बाजू में हट जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा फिर, है कि नहीं? I hope you are able to see this complete whatever I have written now. So this is the difference between cost accounting and management accounting, my friends. हो गया? मैं आपको थियरी भी थोड़ा पार्ट्स में, राइट, बराबर आपको मजा आएगा ऐसे ही सिखाऊंगा, एट अ टाइम बॉम्बार्ड नहीं करूंगा। एंड मैं वापस आपके लिए बता दूं बच्चों, पहला चैप्टर बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, मटेरियल, एम्प्लॉय एंड ओवरहेड्स, ये पहले 4 चैप्टर तक, राइट, थियरी प्लस प्रैक्टिकल है, थियरी भी है प्रैक्टिकल भी है, एंड उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिकल है, उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिकल है, नाम के लिए थोड़ा वो थियरी आता है बीच में, बट ये पहले जो 4 चैप्टर है, बेसिक, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स तक, थियरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत थियरी है, बट उसके बाद में डायरेक्ट पूरा प्रैक्टिकल, समझ रहा है? मैथ्स की तरह ये सब्जेक्ट है, फिर बहुत मजा आएगा फिर आगे। और आपको लगता है नहीं सर थियरी बोरिंग है क्या? वो तो आपका माइंड सेट है यार, अब ये थोड़ी इसको बोर बोल सकते हैं हम लोग, करेक्ट और नॉट? कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये डिफरेंस हमने सीख लिया बच्चों, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलो फिर, इज इट ओवर माय फ्रेंड्स? चलो एक बार मुझे कमेंट में बता दो आपने सब लिखा क्या ये? यस, कमेंट में बता दो फिर, हो गया बोल रहे, यस, वेरी गुड माय फ्रेंड्स। तो चलो, ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस हो गया। अभी अब एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है वो सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, पुराना क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन। कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ओके, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट असरटेनमेंट। कॉस्ट असरटेनमेंट, कोई भी गुड्स सर्विस जब हमें सेल करना है बच्चों, करेक्ट है, तो उसका कॉस्ट असरटेन करना पड़ेगा। बट कभी कभी क्या होता है, हम ना बच्चों, कोई गुड्स का सेलिंग प्राइस हमें कस्टमर को तब बताना होता है जब हमने वो प्रोड्यूस भी नहीं की है, करेक्ट और नॉट? जैसे कि आपके बैच का फीस हमें बैच चालू करने के पहले बताना है ना आपको, बट कॉस्ट तो बाद में इनकर होने वाला है, कई कॉस्ट बाद में इनकर होने वाले, क्वाइट पॉसिबल। चलो, ये तो सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में समझो, मैंने, राइट, एक पिंपरी चिंचोड़ में कोई डीलर को कांटेक्ट किया और बोला कि भाई तू मुझे 5 कंप्यूटर असेंबल करके दे दे, तो वो असेंबल तो बाद में करने वाला है, करेक्ट है, बट मुझे अभी चाहिए उसे, तू बता भाई तू क्या प्राइस पे मुझे कंप्यूटर्स देगा, क्या प्राइस पे कंप्यूटर्स देगा। तो अब उसको प्राइस जो है वो बताने के लिए कॉस्ट के बारे में नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे वो कॉस्ट असरटेन नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्ट अभी तक उसने इनकर ही नहीं किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इस्टीमेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट इस्टीमेशन। तो कॉस्ट असरटेनमेंट इज जनरली आफ्टर इनकरिंग द कॉस्ट, whereas cost estimation is in advance। नाम से ही पता चल रहा है आपको, estimate करना मतलब predict करना, cost estimate करना या cost predict करना, राइट? आप समझ रहे हैं? कॉस्ट एस्टिमेट करोगे उस तो ही आप सेलिंग प्राइस सेट कर पाओगे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे बच्चों, करेक्ट है? तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, तो सीधी सी बात है बच्चों,
हम जो जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, हमने कोशिश करना चाहिए कि ये कॉस्ट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट और कम किया जा सकता है क्या। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनो। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, ये कॉस्ट को कम किया जा सकता है क्या, ये हमें सीखना होता है। तो दैट इज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन माय फ्रेंड्स, करेक्ट है। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में भी डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। देयर इज अ डिफरेंस इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन आल्सो माय फ्रेंड्स। आर यू गेटिंग दिस? सो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है बच्चों। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में है कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड लास्ट है ओके ऑब्जेक्टिव्स में, प्लीज लिख के ले लो लास्ट पॉइंट, वो है यस एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल में कुछ चेंज कर रहा हूं, स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। यस चलो बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या क्या सीखे। कॉस्ट असरटेनमेंट, थोड़ा लाइक मुझे कुछ क्वेरी आया था यहाँ पे कि कुछ लोगों को ये फॉन्ट थोड़ा कम दिख रहा है, तो अभी आई होप दिस इज प्रॉपरली रीडेबल नाउ, प्रॉपरली रीडेबल। ठीक है बच्चों, तो चलो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन इज इन एडवांस, देन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट है बच्चों वो है assisting management, assisting management in decision making, assisting management in decision making। इसका मतलब है decision making मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल्स लेट अस से make or buy decisions, whether to buy the raw material or make the raw material, okay, let's say continue or shut down decision। अब पर्टिकुलरली कोरोना टाइम में बहुत सारे बिजनेसेस को ये डिसीजन लेना पड़ा कि भाई कंटिन्यू करे या शट डाउन करे। कंटिन्यू करे तो रेंट लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, बिजनेस तो हो नहीं रहा है। कई सारे बिजनेस का ऐसा था, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजंस, कंटिन्यू और शट डाउन डिसीजंस, करेक्ट है। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस मतलब हमने क्या बेचना है, प्रोडक्ट एबीसी बेचना है, एबीपीक्यू बेचना है, या क्या बेचना है एग्जैक्टली, ऑप्टिमम प्रोडक्ट, या कौन सा प्रोडक्ट कितने यूनिट्स तक हमें बेचना है, करेक्ट है, कितना डिमांड केटर करना है, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस, करेक्ट और नॉट। वेदर टू हैव ओन सेल्स फोर्स or to sell through the agencies, all sell through the agencies। आपने समझो होंडा एक्टिवा बाय किया है तो आपने लोकल डीलर से बाय किया है, तो आप बताओ होंडा ने खुद का राइट सेल्स आउटलेट क्यों नहीं रखा, यहाँ पे डीलर के थ्रू क्यों बेच रहे हैं, उनको डीलर को भी तो कमीशन पे करना पड़ता रहेगा ना। तो डेफिनेटली दे माइट हैव एनालाइज्ड वेदर टू हैव द ओन सेल्स अरेंजमेंट और टू हैव डीलरशिप अरेंजमेंट। इसका एनालिसिस करके उन्होंने डिसीजन लिया रहेगा कि इट इज बेटर टू गो विद द डीलरशिप अरेंजमेंट, इट इज बेटर टू गो विद द डीलरशिप अरेंजमेंट। वो क्या उन्होंने टॉस करके डिसीजन थोड़ी लिया रहेगा, कुछ एनालिसिस करके ही डिसीजन लिया रहेगा ना बच्चों, यस और नो। तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स, या इनफैक्ट एटलीस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा बिकम्स इनपुट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमने देखा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हमने क्या बोला था, यूज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, financial management in order to create, protect, preserve, increase the value for the stakeholders। मतलब cost accounting is used in management accounting later on, correct or not। तो अगर आपको कोई बोलता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चों आपको कोई उसका 4 पेज का आंसर नहीं लिखना है, एंड ये क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कोई 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मैं एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं तो 4 मार्क के लिए आएगा, और वैसे तो ये 2 या 3 मार्क के लिए आना चाहिए, बट 4 मार्क के लिए भी आया तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है 4, उसके 4 से 2-4 लाइन में उसका एक्सप्लेनेशन दे दो, उतना भी बस है बच्चों। कॉस्ट असरटेन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बोलो
cost ascertainment, cost estimation, cost control and cost reduction, and next is assisting management in decision making. Assisting management in decision making, right? These are the objectives. चलो बच्चों लिख के ले लो, लिख के ले लो, और होने के बाद मुझे कमेंट में बता दो हो गया बोल के सर। यस, लिख के लिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, मैं आपको जैसे टाइम आएगा ये कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, बट फॉर द टाइम बिंग अभी थोड़ा सा बता देता हूं, बाद में टैबुलर फॉर्म में मैं आपको इसका डिफरेंस लिख के दूंगा बच्चों, टैबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिख के दूंगा। ओके, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो सुनो ध्यान से बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है एंड कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है। ऑब्वियसली दोनों में डिफरेंस है, टेक्निकल डिफरेंस है। अब जनरली तो हमें लग रहा है कि सर कॉस्ट कंट्रोल करना मतलब ही रिड्यूस करना, ऐसा नहीं होता है। तो कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, कॉस्ट रिडक्शन में सुन रहे हो क्या, एक स्पेसिफिक टारगेट रखा जाता है। सुनो एक मिनट, अच्छा मुझे बता, अब मैं जो बता रहा हूं वो कॉस्ट कंट्रोल है या कॉस्ट रिडक्शन है, आप सोच के बता देना बाद में। मैं जो बताऊंगा वो कॉस्ट कंट्रोल है या कॉस्ट रिडक्शन है, वो आप बता देना बच्चों, चलेगा। ओके, समझो ये पेन मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, ये पेन मैं मैन्युफैक्चर करता हूं, एंड इस पेन का भी मेरे लिए कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज है, कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपीज है। एंड मैंने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का एडवाइस लिया, लोगों का कॉस्ट एनालाइज किया, एंड ये सब करने के बाद में मेरा जजमेंट अब ये है कि इस पेन का कॉस्ट 10 रुपए ही होना चाहिए, इसका स्टैंडर्डाइज कॉस्ट 10 रुपए है, जबकि मेरा कॉस्ट 12 रुपीज है अभी, बट जबकि इसका स्टैंडर्ड टारगेट कॉस्ट इज 10 रुपीज। मुझे लगता है अभी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये 10 रुपए में पेन प्रोड्यूस होना चाहिए, बट मेरा कॉस्ट तो 12 रुपीज पर यूनिट है बच्चों। तो अब 12 का मुझे 10 तक लेके जाना पड़ेगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट? हो सकता है कुछ अलग टाइप का मटेरियल यूज करना है, रॉ मटेरियल, हम अननेसेसरी महंगा यूज कर दिए, दूसरा कोई मटेरियल यूज कर लिया, तो हो सकता है कि पेन का फिनिश जो पेन है उसका क्वालिटी सेम रहता है, फिर भी रॉ मटेरियल हम सस्ता यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि हम वर्कर्स को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि हमने अननेसेसरी तामझाम करके रखा है, करेक्ट और नॉट? तो कुछ कॉस्ट हमें कम करना पड़ेगा। कितना? 12 रुपीज का 10 तक लेके जाना पड़ेगा। तो 12 मेरा एक्चुअल कॉस्ट है, मेरा टारगेट कॉस्ट 10 है, तो नाउ आई हैव टू टेक द स्टेप्स टू टेक द कॉस्ट टू 10 रुपीज। दिस इज द कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, दिस इज द कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम माय फ्रेंड्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? फिर आप लोग ऐसे कॉस्ट रिडक्शन क्या है? तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम विल कम टू एन एंड व्हेन इसका कॉस्ट 12 रुपए है, अभी टारगेट कॉस्ट 10 रुपए, जब 10 रुपए अचीव हो गया तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम खत्म, क्योंकि मेरा टारगेट कॉस्ट अब अचीव हो चुका है। क्या था मेरा टारगेट? 10 रुपए, 10 रुपए अभी कॉस्ट है क्या? है। तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम खत्म। बट कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज अ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। आप लोग फिलोसॉफी क्या है इसमें? तो cost reduction is based on the belief, क्या belief है? That there is a continuous and unending scope for further reduction in cost. There is a continuous and unending scope for further reduction in cost. चलो मैं थोड़ा आपको फिलोसॉफिकल बातें बताता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं, आप बोले, कोई अगर बोल रहा है, कोई विजय सर बोल रहे हैं, विशाल सर बोल रहे हैं, सुशील सर बोल रहे हैं, जय सर बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि लाइफ में देयर इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। अगर समझो विजय सर आपको बोल रहे हैं कि आई एम स्टिल लर्निंग डायरेक्ट टैक्सेस, समझो प्रशांत सर बोल रहे हैं आई एम स्टिल लर्निंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आप बताओ, आपको लगता है कि इफ यू आर स्टिल लर्निंग, हम तो आपके एंगल से तो विजय सर एक्सपर्ट है टैक्सेशन के, आपको लगता है कि सर उनसे ज्यादा नॉलेज किसके पास रहेगा? एंड इफ ही इज लर्निंग देन व्हाट्स द पॉइंट? बॉस, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस, एंड आपको कंटिन्यूअस खुद को इंप्रूव करना है, करेक्ट और नॉट? तो अगर विजय बोल रहा है कि राइट हम कंटिन्यूअस लर्न कर रहे हैं, इवन वाइल टीचिंग आई एम लर्निंग आल्सो, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है उसका, करेक्ट और नॉट? तो आप बताओ बच्चों,
भले ही हम टीचर है, राइट, जो कुछ है, राइट, तुमसे हमें, राइट, 1000 गुना ये सब्जेक्ट का ज्यादा नॉलेज रहेगा एज ऑन द डेट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, एज ऑन द डेट, बट डेफिनेटली वी आर ऑल्सो लर्निंग, सो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस माय फ्रेंड्स। तो वैसे ही आप मुझे बताओ, हम 12 रुपए का कॉस्ट 10 रुपए तक लेके गए, तो आप मुझे बताओ बच्चों, कल साइंस में इंप्रूवमेंट बंद हो गए क्या? इधर साइंस इन्वेंशंस बंद हो गए क्या? कल जाके और कुछ हो सकता है भाई, कल और कुछ ऐसा है टेक्निकल इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन हो सकता है कि अब ये कॉस्ट, अब ये पेन हम 2 रुपए में बना सकते हैं, अब ये पेन हम 2 रुपए में बना सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल और नॉट? आर यू अंडर? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, जो मोबाइल हम 10,000 रुपए में बाय करते थे कुछ सालों पहले, आज वो मोबाइल 800 रुपए में मिलता है। करेक्ट और नॉट? तो ये कंपनीज ने भी इतने साइंटिफिक इन्वेंशन किए, पता नहीं क्या क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, बट बताओ उन्होंने कॉस्ट बहुत हद तक नीचे लाए रहेंगे ताकि, राइट, दे कैन सेल अ स्मॉल मोबाइल फॉर 800 रुपीज एंड 800 रुपए में बेच के भी उसमें वो प्रॉफिट कमा ही रहे हैं ना बच्चों। करेक्ट और नॉट? तो आप मुझे बताओ, साइंस है, आज हम ये मोबाइल में बाय किया, आज मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे एडवांस मोबाइल है, इससे ज्यादा क्या फीचर्स आने वाले हैं, 2 महीने रुक जाओ, इससे ज्यादा फीचर्स आएंगे। करेक्ट और नॉट? यस। कई बार 2 महीने नहीं, 10 दिन रुक जाओ। जब मैं आईफोन पहला लिया था 2007 में, मैंने पहली बार आईफोन बाय किया था, आईफोन 3 कुछ नाम था उसका, 2007 में, वो जो बेसिक वाला आईफोन था, उस वक्त मुझे लगा था कि इससे एडवांस मोबाइल जिंदगी में, दुनिया में कभी क्रिएट हो ही नहीं सकता, इससे एडवांस मोबाइल कभी नहीं आएगा, ऐसे मुझे एक्चुअली लगा था बच्चों, राइट। 6 महीने में अगला वर्जन आ गया यार, एंड अब बताओ अब तक ये कहां लेके आए? इज इट राइट और नॉट? कभी लाइफ में आपने सोचा था क्या कि 25,000 रुपए के एयरपॉड्स आप बाय करोगे? आप समझ रहे हो क्या? आप मुझे बताओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, राइट, इसका कोई डेवलपमेंट का अंत नहीं है बच्चों। तो आप मुझे बताओ, जब साइंस का, राइट, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट का कोई अंत नहीं है, हाउ वी कैन से दैट कि जो कॉस्ट पे हम पहुंच गए इससे और कम नहीं हो सकता? करेक्ट और नॉट? तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम टेम्पररी है, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम टेम्पररी है बच्चों। वंस दैट टारगेट इज अचीव्ड, समझो हमारा एक्चुअल कॉस्ट 20 रुपए है, टारगेट 15 है, 15 अचीव हो गया, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड, बट कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, cost reduction program is based on the belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost. I hope you are understanding this. Cost reduction is based on a belief that there is a continuous and unending scope for further reduction. So can I say, समझो मेरा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस पेन 12 रुपए है, मेरा टारगेट कॉस्ट 10 है, तो 12 से 10 पे अगर मुझे मैं लेके जाने के लिए स्टेप्स ले रहा हूं, तो इट्स दीज आर द स्टेप्स ऑफ अ कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट अब सुनो बच्चों, अब सुनो, 10 रुपए पे जाके मुझे रुकना नहीं है, एंड आई हैव टू चैलेंज द स्टैंडर्ड नाउ। पहले स्टैंडर्ड क्या सेट किया था मैंने? 10 रुपए। नाउ आई हैव टू चैलेंज द स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड को मैं चैलेंज करूंगा और बोलूंगा भाई अब 10 रुपए में नहीं, मुझे और कॉस्ट इसका कम करना है, उसके लिए रिसर्च करो। मैं अपने एम्प्लॉइज को बोलूंगा, पूरी टीम लगाऊंगा, बोलूंगा तुम R&D करो इसमें, एंड इसमें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, इनफैक्ट इसमें और फीचर्स ऐड करने के बावजूद इसका कॉस्ट कैसे कम हो सकता है, इसका रिसर्च तुम करो। तो आप बताओ बच्चों, एंड ये करके मैंने एक्चुअली कॉस्ट और कम कर दिया, तो दैट इज अ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम माय फ्रेंड्स। चलो फिर अभी इतना डिस्कस कर ही लिया है, तो एक काम करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी हम लोग टैबुलर फॉर्म में सीखते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है, एंड देखो बच्चों, मैं आज जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ना बच्चों, कई सारे लोग क्या होता है मालूम है क्या, सीए बन के या जब भी फ्यूचर में बिजनेस करते हैं, कई बार स्टूडेंट, मतलब 2007 का स्टूडेंट फोन करके बोलता है कि सर आपने उस वक्त जो सिखाया था, उस वक्त तो हमने एक थ्योरी बोल के सीखा था मार्क्स के एंगल से, बट वो एक्चुअली क्या था ये हमें आज अपना बिजनेस रन करते वक्त समझ रहा है, धीरे 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 करके। ऐसा होता है बच्चों, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं वापस वही पॉइंट बता रहा हूँ, आप ये प्रोसेस को, जर्नी को बहुत इंजॉय करो, राइट। डेस्टिनेशन बहुत मजेदार होगा फिर, एंड डेस्टिनेशन पे हम जा नहीं रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द जर्नी।
इज इट राइट और नॉट? एंड अगर हम जर्नी को ब्यूटीफुल बना दे बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा एंड पूरा मजा आएगा ना काम। अगर हम जर्नी एंजॉय कर रहे हैं तो हम डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन पे जल्दी जाना ऐसे लगेगा भी नहीं आपको। इज इट राइट? एंड इनफैक्ट डेस्टिनेशन पे जल्दी एक्चुअली जाओगे आप, बट आपको ऐसा वो हार्ड ये नहीं रहेगा कि अरे यार क्यों नहीं बन रहा, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ गेनिंग द नॉलेज। करेक्ट है? तो चलो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? 5 पॉइंट फटाफट बताओ। आप लोग ऐसे 5 पॉइंट का है, तो ये कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन को राइट आप अलग अलग भी लिख सकते हो चाहो तो। थर्ड पॉइंट कॉस्ट कंट्रोल एंड फोर्थ पॉइंट कॉस्ट रिडक्शन एंड लास्ट में फिफ्थ पॉइंट असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बोलोगे तो आप 5 पॉइंट रहेंगे उसमें। कौन से 5 पॉइंट? कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, then cost control, cost reduction and assisting management in decision making, assisting management in decision making my friends। ठीक है बच्चों? तो these are the objectives of cost accounting, objectives of cost accounting। तो चलो एक काम करते हैं, cost control and cost reduction का difference we will write in a tabular form my friends। so write down cost control and cost reduction। चलो लिखो, cost control, cost reduction। cost control and cost reduction। yes बच्चों, टैबुलर फॉर्म में वी हैव टू राइट द डिफरेंस फॉर दिस कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलो आपने टेबल बनाए क्या यहां तक? कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। चलो बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल it is temporary, it is temporary, correct or not? And cost reduction, it is permanent and a continuous program, and a continuous program। आप समझ रहे हो बच्चों? कॉस्ट कंट्रोल में एग्जांपल क्या था अपना? 12 रुपए का अभी का कॉस्ट है, हमें 10 रुपए तक पहुंचना है, तो 12 का 10 कैसे किया जाए? वी हैव टू टेक द स्टेप्स। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है। कैन आई से इट विल कम टू एन एंड, it will come to an end once target cost is achieved, it will come to an end once target cost is achieved। टारगेट कॉस्ट अचीव हुआ, it will come to an end। करेक्ट है? and it is based on a belief that there is continuous and unending scope for further reduction in cost। It is based on a belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost। There is a continuous and unending scope for further reduction in cost। चलो मैं जो लिख रहा हूं, जो दिख रहा है क्या सबको? ये it will come to an end। what will come to an end? Cost control program will come to an end once target cost is achieved। But cost reduction is based on a belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost। Therefore, it will challenge the standards। It will challenge the standards, challenge to the standard
अगर हमने 12 की जगह 10 कर दिया कॉस्ट, टारगेट अचीव भी हुआ, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बोलेगा बॉस हमें 10 पे रुकना नहीं है, करेक्ट और नॉट, हम और R&D करेंगे, हम और इन्वेंशंस लाएंगे, हम और कॉस्ट कम हो सकता है, कैसे कम हो सकता है इसकी कोशिश करेंगे, यस और नो। तो कॉस्ट कंट्रोल, कैन आई से देयर इज a visible end, there is a visible end to the cost control program, there is visible end to the cost control program। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम जो है ना बच्चों, वो टारगेट कॉस्ट अचीव होते ही खत्म हो जाएगा। 12 रुपए कॉस्ट है मेरा एग्जांपल में, राइट, 10 रुपए तक हमें पहुंचना है, 10 रुपए हमने कॉस्ट अचीव कर दिया, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम हैज कम टू एन एंड, सो देयर इज अ विजिबल एंड। आप लिख रहे हो क्या ये, देयर इज अ विजिबल एंड, there is a visible end to the cost control program, my friends, and here there is no visible end, there is no visible end to a cost reduction program। कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को कोई एंड ही नहीं है बच्चों, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को कोई एंड नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो? हियर फोकस इज ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या कॉस्ट था, अभी क्या है, इस पे फोकस है, मेन फोकस। बट कॉस्ट रिडक्शन में फोकस इज ऑन प्रेजेंट, आज क्या कॉस्ट है, एंड फ्यूचर में हमें ये और भी कम करना है, फ्यूचर में हमें ये और भी कम करना है, करेक्ट है, बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का ये मेन डिफरेंस है बच्चों, कॉस्ट कंट्रोल का एंड कॉस्ट रिडक्शन का ये मेन डिफरेंस है। ओके, अब मैं और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाता हूं इसको। इसमें कॉस्ट कंट्रोल में स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है, चलो यहां तक आप लिखो बच्चों प्लीज, पहले मेरे साथ स्टेप्स भी लिखो आप, एंड धीरे धीरे ये स्टेप्स लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रहे तो ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा उसके स्टेप्स। इन कॉस्ट control program, okay, first determine the predetermined, set the standards, मतलब ये पेन का कॉस्ट 10 रुपए होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने। मेजर द एक्चुअल कॉस्ट, 10 रुपए होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड रखा था, एक्चुअल में हमने मेजर किया 12 रुपए निकला, करेक्ट और नॉट? कंपेयर स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड क्या था, 12 रुपए होना चाहिए था, एक्चुअल में कॉस्ट कितना है 10 रुपए, कंपेयर कर दिया हमने, यस और नो? एंड उसके बाद में टेक दी स्टेप्स, टेक दी स्टेप्स टू कंट्रोल दी वेरियंस, मतलब वेरियंस मतलब डिफरेंस, वेरियंस का मीनिंग डिफरेंस ऐसे ले लो, क्या कॉस्ट है अपना एक्चुअल में 12 रुपए, क्या होना चाहिए 10 रुपए, तो 2 रुपए का वेरियंस है, डिफरेंस है, तो वो कम करने के लिए स्टेप्स ले लो। अब क्या स्टेप्स लेना है वो तो हर कंपनी में अलग अलग रहेंगे, यस और नो? ये है तुम्हारे कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम। तो चलो स्टेप्स एक बार लिखो बच्चों, स्टेप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। चलो मैं थोड़ा बाजू में हट गया हूं ताकि आप लिख पाओ, यस बच्चों। व्हाट आर द स्टेप्स? तो स्टेप्स है, बोलो, सेट द स्टैंडर्ड्स, सेट द स्टैंडर्ड्स, लिख रहे हो क्या सब लोग? देन मेजर द एक्चुअल कॉस्ट, मेजर द एक्चुअल कॉस्ट, कंपेयर द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, कंपेयर द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, and take the necessary steps to control the variance, take the necessary steps to control the variance। yes बच्चों, लिखेंगे आप यहां तक? तो ये थे कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स।
कॉस्ट कंट्रोल के स्टेप्स। ओके, लिखा आपने? ओके, अब कॉस्ट रिडक्शन के क्या स्टेप्स है ये मैं आपको अभी तो चलो यहाँ पे कॉस्टिंग में बता देता हूँ, आगे आप लोग ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, पहला क्या होता है? आइडेंटिफाई वेरियस activities of the firm. Identify various activities. Okay, then classify activities into value added and non value added activities. अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिफरेंस लिख के दे रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट तो जनरली किसी बुक में एक्सप्लेन भी नहीं किया उन्होंने। क्लासिफाई द एक्टिविटीज इनटू वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, देन इम्प्रोवाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, improvise value added activities and curtail non value added activities. Curtail non value added activities. Curtail non value added activities. अब आपको लग रहा है सर क्या है ये आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज? अच्छा मुझे बताओ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चलो 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो, बाद में लिख के लो बच्चों, मैं लिखने के लिए टाइम देता हूँ आपको, डोंट वरी एट ऑल, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आपको। ओके, चलो बच्चों बताओ मुझे प्लीज, एक कंपनी में बहुत सारे एक्टिविटीज होते, बहुत सारे एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी, परचेस एक्टिविटी है, सेल एक्टिविटी है, राइट, बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटी है, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, हर एक्टिविटी वैल्यू एडेड है, मतलब कस्टमर के एंगल से रियली ये कॉस्ट जो हम इनकर कर रहे हैं, इज इट वर्थ और नॉट, ये हमें देखना होता है। चलो एक एग्जांपल बताता हूं और अच्छे से समझेगा, प्लीज ध्यान दो बच्चों। ओके, प्लीज ध्यान दो। ओके, इमेजिन करो कि एक कोचिंग सेंटर है, इमेजिन करो, भले आप घर पे बैठे हो अभी या रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो, लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, गूगल ड्राइव देख रहे हो, पेन ड्राइव देख रहे हो, व्हाटएवर, इमेजिन करो कि एक कोचिंग सेंटर है, अलग अलग क्लासरूम्स है, ऑफिस, कैंटीन, कोचिंग सेंटर, इमेजिन कर लिया आपने। अब सुनो ध्यान से, आप जब एडमिशन लेने आते हो, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है सीए का, वहां पे 10-12 लड़कियां, सुंदर लड़कियां साड़ी पहन के बैठी है। ओके, एक लड़की आते ही आपको बोली गुड मॉर्निंग सर, पानी दिया आपके हाथ में, दूसरी ने आपको हाथ में चाय दे दिया, तीसरी बोल रही है सर आपको कौन से सब्जेक्ट का एडमिशन करवाना है। चलो कर दिया आपने एडमिशन, विनोद रेड्डी वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है, राइट, विजय साडा पढ़ाता है, विशाल भट्टर पढ़ाता है, प्रशांत साडा पढ़ाता है, सुन रहे हो? फिर हर क्लासरूम में जब भी आप कोई क्लास अटेंड करने जा रहे हो, दरवाजे पे सुंदर लड़की खड़ी है, वो आपको बोल रही है सर गुड मॉर्निंग सर, ये आपके नोट्स है सर। आप क्लासरूम में बैठ के आप ऐसे कर रहे हो, अरे और मेरा सर दुख रहा है, क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं विनोद सर, क्या जोर जोर से चिल्ला रहे हैं विजय सर, राइट, सर दुख रहा है। तुरंत वो लड़की आएगी और बोलेगी सर आपका सर दुख रहा है, मैं थोड़ा सर दबा के दूं क्या सर, विक्स लगाऊं क्या, झंडू बाम लगाऊं क्या सर? आप बताओ, 2-4 दिन तो आपको लगेगा क्या कस्टमर सर्विस है भाई इनका, क्या मजा आ रहा है यहाँ पे। बट आप मुझे बताओ, सीए के स्टूडेंट हो भाई तुम, होटल मैनेजमेंट नहीं कर रहे, आप समझ रहे हो नहीं, या कोई टाइम पास कोर्स नहीं कर रहे, आप कितना डाइवर्ट हो रहे हो इसमें। आधे लोग तो वो लड़की को देखते बैठे, आप समझ रहे हो क्या? तो आप मुझे बताओ, 2-4 दिन आपको बहुत अच्छा लगा, बट अल्टीमेटली आप एक सीए स्टूडेंट हो, आप खुद कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर आपने ये फीचर्स तो ऐड किया, इतने फोर्स लगा के रखिए, हर जगह पे स्टाफ रखा है, ऑल दोस थिंग्स, बट इसमें से राइट आप 75% स्टाफ को निकाल भी दोगे तो हमारा जो लर्निंग एंड टीचिंग ये जो प्रोसेस है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, वैल्यू डिराइव्ड इज गोइंग टू बी सेम। अल्टीमेटली ये जो लड़कियां काम कर रही है यहाँ पे, इनको 40,000 50,000 सैलरी है एक एक को, राइट, आप बताओ ये सबको, इसमें से 75% लोगों को निकाल के अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कम कर सकते हैं तो कॉस्ट कम करना चाहिए, क्योंकि एनीवे कस्टमर का मैं ये एकेडमी ज्वाइन करूंगा या नहीं करूंगा वो क्राइटेरिया कोई लड़की का चेहरा नहीं है, आप समझ रहे हो या नहीं,
राइट। वो लड़की को देख के स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, स्टूडेंट ने देखा है यहाँ पे विनोद सर पढ़ाते, स्टूडेंट ने देखा है यहाँ पे विशाल सर पढ़ाते, स्टूडेंट ने देखा है यहाँ पे प्रशांत सर पढ़ाते, तो यहाँ पे ये लोग पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ये इनके रिजल्ट्स है, मुझे 10 लोगों ने बोला है कि इनका क्लास ज्वाइन कर, इसलिए वो आया हुआ है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिर भी आजकल के दुनिया में थोड़ा बहुत आज डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए, लोगों के रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, आई ड्यूली अंडरस्टैंड दैट। आजकल के रिक्वायरमेंट तुम्हारे और भी कुछ है अदर देन टीचिंग, अदर देन लर्निंग एंड अदर देन दैट, बट कहीं ना कहीं चलो जाने दो, मैं उसको मॉरल इथिक्स के साथ कनेक्ट नहीं करता हूं अभी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? बट डेफिनेटली कोई भी जो भी आदमी ये बिजनेस एनालाइज कर रहा है वो सोचेगा कि बहुत सारा नॉन वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया हुआ है। क्या इनकर किया हुआ है? नॉन वैल्यू एडेड। इसकी वजह से कस्टमर को कोई वैल्यू एडेड नहीं है, कस्टमर को कोई वैल्यू एडेड नहीं है, तो आप इससे अच्छा कॉस्ट इसका कम कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? समझो मुझे क्लासरूम के बाहर लगाने के लिए एक टीवी लेना है, मुझे कोई उसमें बाकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, थोड़ा बहुत उस पर ऐड आता रहेगा, तो आप मुझे बताओ उसमें दुनिया भर के फैसिलिटीज देके रखे उन्होंने, चैनल फ्लिप कर सकते हो, ये कर सकते हो, मुझे चाहिए ही नहीं। आप मुझे बताओ बच्चों, जब मैं ऐसा टीवी बाय करने जा रहा हूं, मैं जाके बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ डिस्प्ले के लिए चाहिए, मुझे कोई वहां पे हाई डेफिनेशन कुछ देखना नहीं है, तो आप बताओ बच्चों, उनके जो हजारों फीचर्स है टीवी में ऐड करके रखे हैं उन्होंने, वो मेरे एंगल से तो नॉन वैल्यू एडेड है ना। तो उन्होंने ऐसा भी टीवी बनाना चाहिए था जिसमें ये बहुत सारे फीचर्स नहीं है, एंड द टीवी मेंट फॉर दिस पर्पस। करेक्ट और नॉट? क्योंकि मेरे जैसे कस्टमर के लिए वो जो अननेसेसरी फीचर्स है वो नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स है बच्चों। वो क्या है बोलो? नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स है। अब मैं अपने मम्मी को अगर समझो एक आईफोन लेके दे रहा हूं, तो मैं लेके दे सकता हूं, मम्मी को अच्छा लगेगा, वो सब बात और है, बट उसमें से मम्मी के मोबाइल में देखा जो मैं 5 साल पहले उनको लेके दिया था, आज तक एक फोटो क्लिक नहीं किया है, एक फोटो क्लिक नहीं किया है। तो आप बताओ बच्चों, अगर मैं मम्मी को 1.5 लाख रुपए का फोन लेके देता हूं, तो आपको नहीं लगता क्या ये नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स के लिए आई एम पेइंग? करेक्ट? और मम्मी के मोबाइल में देखा मैं व्हाट्सएप ही नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, आप समझ रहे हो कि एक फोटो क्लिक नहीं किया है। अब इसका मतलब मम्मी का फोन का यूज कितना रिस्ट्रिक्टेड है? दिन में 2 आउटगोइंग कॉल, एक आधा इनकमिंग कॉल, वो भी मेरे सिस्टर के साथ बात करते बैठिए, एक आधा इनकमिंग कॉल, एक आधा आउटगोइंग कॉल, बस। अब बताओ बच्चों, एक 5,000 रुपए का मोबाइल 1,000 रुपए का मोबाइल भी पर्पस सर्व कर रहा है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मम्मी इसमें कैमरा फीचर है, ये है, वो है, मम्मी बोलेगी नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स। क्या वो फीचर्स है? नॉन वैल्यू एडेड फीचर। तो आपको देखना है कि जो आप फीचर्स इंट्रो ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट में, वो कस्टमर के एंगल से वैल्यू एडेड है या नहीं है। एंड अगर वो नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स है बच्चों, तो यू शुड कर्टेल, एलिमिनेट एंड यू शुड फोकस ओनली ऑन वैल्यू एडेड फीचर्स। क्योंकि हम कंपनीज ट्रेडिशनली बच्चों बहुत सारी चीजें ऐसे करती है जो सालों साल से करते आ रही है इसलिए, बट आज की डेट में उसका कोई वैल्यू एडेड है क्या, ये देखना पड़ेगा ना बच्चों। आज की डेट में उसका कोई वैल्यू एडेड है क्या, ये देखना पड़ेगा कंपनी को कॉस्ट इनकर करने के पहले। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपको लगता है कि सर क्या वैल्यू एडेड होता है? और एक आधा एग्जांपल बताओ, चलो मैं बताता हूं। ओके, मैं समझो यहाँ पे आईपैड पे लिख रहा हूं, इमेजिन करो अभी मैं दूसरा एक राइटिंग पैड पे लिख रहा हूं, बट मैं कुछ लेक्चर आईपैड यूज करके भी लेता हूं। आईपैड, सुन रहे हो क्या? अब मैं यहाँ पे पुणे में एक जगह पे गया और उसको मैंने बोला भाई मुझे आईपैड बाय करना है। उसने बोला कि सर ये आईपैड का प्राइस 70,000 है। टिपिकल इंडियन कस्टमर, मैंने बोल दिया कि चलो और 4 जगह पे जाके इंक्वायरी करके आते। और एक जगह पे गया, उसको बोला कि आईपैड का प्राइस क्या है, उसने बोला 75,000। अब मेरे जैसा कस्टमर में बोल रहा भाई बाजू वाला 70,000 में बोल रहा है, सेम 75,000 क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है देखो सुनो, वो बोल रहा है कि सर हम ये सेम आईपैड दे रहे हैं, हम जानते भी है कि वो 70,000 में दे रहा है, हम 75,000 में दे रहे हैं, बट इसमें एडिशनल फीचर क्या है मैं बताता हूँ आपको। उसमें मैंने बोला सेम टू सेम आईपैड है, हाँ वो बोल रहा है कि हाँ सेम ही आईपैड है, बट इसमें एडिशनल सर्विस हम ऐसे दे रहे हैं कि आपका आईपैड खराब हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग आपके ऑफिस में 10 मिनट में आएंगे, इसका कमिटमेंट दे रहे हैं हम लोग। एंड जब आपका आईपैड चल नहीं रहा है, खराब हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तब हम सिर्फ आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, एक दूसरा आईपैड लेके आएंगे, वो आईपैड हम आपको दे देंगे, आपका आईपैड जो खराब कंडीशन में है वो लेके जाएंगे, एंड जब तक आपका आईपैड
ठीक नहीं होता तब तक वो हमारा वाला आईपैड आपके पास रहेगा, सिर्फ आप डेटा वगैरह कहीं पे कॉपी करके रखो ताकि आपके क्लास में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का ब्रेक आएगा, आप फोन करो, हम 10 मिनट में 24 घंटे हमारा ये सर्विस रहेगा। अब बताओ बच्चों, मैं जब भी कोई क्लास ले रहा हूँ, कोई मैराथन लेक्चर है, इमेजिन करो कि 1 डे बिफोर रिवीजन बैच है एंड मेरा आईपैड नहीं चल रहा है, कितना प्रॉब्लम हो सकता है। बट आप बताओ, मुझे सिर्फ स्टूडेंट को 10 मिनट का ब्रेक देना है ना, 10 मिनट स्टूडेंट को बोलूंगा चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, तब तक नया आईपैड आ रहा है मेरे पास। तो आप बताओ बच्चों, ये एडिशनल फीचर के लिए मैं एडिशनल 5,000 पे कर रहा हूं, बट एडिशनल फीचर के लिए अब उनको कुछ एडिशनल एम्प्लॉइज रिक्रूट करना पड़ेगा उधर, जो 24 घंटा सर्विस एक्चुअली कस्टमर को देंगे। तो आप बताओ बच्चों, उनके एंगल से इट वाज अ वैल्यू एडेड फीचर और नॉट, क्योंकि मैंने ये आईपैड 75,000 में बाय कर दिया, तो व्हाई आई हैव बिकम रेडी टू पे एडिशनल 5,000, बिकॉज देयर वाज अ वैल्यू एडेड फीचर, करेक्ट और नॉट। तो आप बताओ बच्चों, ऐसे ही हर कंपनी को एनालाइज करना है कि ये वैल्यू एडेड फीचर है या नहीं है, करेक्ट और नॉट। एंड अगर वैल्यू एडेड फीचर है तो यू शुड इम्प्रोवाइज इट, एंड अगर वो नॉन वैल्यू एडेड फीचर है तो अननेसेसरी जो उसपे कॉस्ट इनकर हो रहा है वो हमने कम करना चाहिए बच्चों, करेक्ट और नॉट। यू शुड कर्टेल द कॉस्ट। इमेजिन करो अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स भी मिले हैं बच्चों, तो आप उसको पढ़ पढ़ के कलर बना दो, करेक्ट और नॉट, क्योंकि एडिशनल प्रिंटिंग कॉस्ट से आपको कलर दिखने से कोई फर्क ज्यादा नहीं होता है, एग्जाम का पेपर ब्लैक एंड व्हाइट ही आने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कलर नोट्स खराब होते हैं, नो डाउट उसके अपने एडवांटेजेस रहेंगे, बट मैं मेरे एंगल से बता रहा हूँ आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो यू हैव टू कर्टेल, एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज माय फ्रेंड्स, यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। चलो फिर ये आप लिख के ले लो बच्चों, धीरे धीरे अब आपको जैसे जैसे ये सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और क्लैरिटी आती जाएगी बच्चों, डोंट वरी। तो चलो आपने, मैं 2 मिनट के लिए आपको ये ट्रांजिशन कर देता हूँ, यहाँ पे पूरा स्क्रीन यहाँ पे लगा देता हूँ 1 मिनट के लिए। आपने पूरा लिखा क्या, चेक करो बच्चों प्लीज। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का ये डिफरेंस है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस बच्चों। चलो आपने लिख लिया ये, ऐसे में मानता हूं मैं। चलो समझा बच्चों? कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। तो चलो मुझे फटाफट बताओ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? फटाफट फटाफट फटाफट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ बोलो। कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। टेल मी, cost control has the visible end, true or false? Cost control program has the visible end, true. Cost control program has the visible end, but cost reduction program has no visible end, as it is based on the belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost, my friends. तो ये हुआ कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस माय फ्रेंड्स, ओके। एंड कल मैंने आपको व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ये बताया था, ओके। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बताया था, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉस्टिंग बताया था। आज मैंने डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब सीख लिया। अच्छा बच्चों, आपके जो जो डाउट्स हैं, राइट, थोड़ा सा आप थोड़े से समय के लिए आप होल्ड करो, ये सब क्लियर होने वाले बच्चों, क्योंकि आप बहुत बेसिक स्टेज पे हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपको, बहुत बेसिक स्टेज पे हो, आपको एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट का अभी तक कोई ओरिएंटेशन नहीं है, मुझे थोड़ा सा ये प्रोसेस को आगे लेके जाने दो। डेफिनेटली छोटे छोटे डाउट्स भी आपके मैं एंटरटेन करूंगा, डोंट वरी एट ऑल। आप समझ रहे हो क्या? बट अभी के आपके जो डाउट है ना, ये बहुत ही बेसिक स्टेज के हैं, राइट, क्योंकि अभी तक आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में ठीक से कदम भी नहीं रखा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनो, बस हैव ट्रस्ट, आप सिर्फ सुनते जाओ, जितना समझता है उतना समझो, नहीं समझता है जो भी कुछ है ये सब आगे देखा जाएगा बच्चों। मैं एग्जैक्टली समझता हूँ कि आपके दिमाग में क्या है और क्या नहीं है, तो आप सिर्फ अभी जस्ट फॉलो द प्रोसेस माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो, हमने कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस भी देखा, ठीक है। एंड अभी मैंने कल आपको कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस बताया था। प्राइस एंड वैल्यू ये कोई ऑब्वियसली इंटरमीडिएट में हमें कोई डिटेल में नहीं सीखना है, प्राइसिंग रीजन इज अ चैप्टर एट सीए फाइनल लेवल। तो हमें अब सीखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है
क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो एक काम करो, अभी कुछ मत लिखो प्लीज प्लीज बच्चों, आपको पता नहीं है एग्जैक्टली मैं अभी क्या प्रेजेंटेशन लेने वाला हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, अब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे तो कॉस्ट का मीनिंग तो आप जानते हो, कॉस्ट का मीनिंग आप जानते हो, यस और नो? तो कॉस्ट में, अब कॉस्ट का मीनिंग हम जानते हैं क्या होता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कोई बोलेगा सर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हाँ चलो, इतना नॉलेज तुम्हें है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इतना नॉलेज है। चलो बताओ कॉस्ट के टाइप क्या क्या है। चलो मैं बताता हूं आपको, सुनो। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, abnormal कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट। समझा क्या? आप लोग रहे सर क्या पागल हो गए, कितने इतना याद थोड़ी रखेंगे हम लोग, कुछ भी बोल रहे हो क्या? आप समझ रहे हो क्या? यहाँ पे 15-20 के तो कॉस्ट के टाइप बता दिए ना मैंने आपको, यस और नो? तो बच्चों ये कॉस्ट को हमें प्रॉपरली क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो देर आर 9 ग्राउंड्स on which cost is classified. There are 9 grounds on which cost is classified and वो हर एक ग्राउंड पे कॉस्ट के अलग अलग टाइप है, और वो 9 ग्राउंड्स क्या है और उसके अंडर का क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको लिख के दूंगा, और एक एक करके जो रिलेवेंट पोर्शन है जो आपके सिलेबस में है वो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आप ध्यान दोगे क्या? अब यहाँ पे ध्यान दोगे क्या? तो चलो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट। अभी कुछ मत लिखो बच्चों, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे। ओके, देयर इज अ पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, देयर इज अ पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन, एंड वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट and implicit cost. So this is the classification of cost on the basis of payment. On the basis of payment, cost के दो टाइप है, explicit cost and implicit cost. Then on the basis of elements, element based. Okay, cost के elements क्या क्या होते हैं? तो cost के elements होते हैं material cost, labor cost and expenses. Material, labor, expenses. This is the classification of cost on the basis of elements. On the basis of elements. ऐसे 2 ग्राउंड मैंने अभी तक बताया। तो बच्चों ऐसे 9 ग्राउंड्स है on which cost is classified. ऐसे कितने ग्राउंड्स है? 9 ग्राउंड्स है। Then classification of cost on the basis of function. On the basis of function. कॉस्ट के टाइप है, 2 मिनट के बाद लिख के ले लो। ओके, मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा बच्चों। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कॉस्ट के जो टाइप्स है वो है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो है प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, selling cost, selling cost, distribution cost, distribution cost, research and development cost, research and development cost. So this is the classification of cost on the basis of function, my friends, on the basis of function. समझ में आ रहा है? इसके अंदर और एक फंक्शन ऐड हो सकता है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। तो ऑन द बेस ऑफ फंक्शन क्या क्या लिखा है मैंने? प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. So this is the classification of cost on the basis of payment, my friends. Then cost is classified on the basis of nature also. तो नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन वो है फिक्स्ड कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट, एंड तीसरा है सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो ऐसे 4 ग्राउंड्स मैंने आपको बताया, ऐसे 9 ग्राउंड्स पे ये क्लासिफिकेशन है बच्चों। देन कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। तो कंट्रोलेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन वो है कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट, controllable cost and non-controllable cost. So this is the classification of cost on the basis of controllability. Classification of cost on the basis of controllability. Then cost is also classified on the basis of decision making. तो on the basis of decision making cost के दो टाइप है, वो है relevant cost and irrelevant cost. Relevant cost and irrelevant cost are the types of cost on the basis of decision making. Then cost is also classified on the basis of association of cost. So on the basis of association, cost is classified as product cost and period cost. Cost is classified as product cost and period cost. Are you understanding this? Then cost is also classified on the basis of time period, on the basis of time period, and time period based classification है historical cost, मतलब past का cost. Then current cost, historical cost के बाद में current cost, and current cost मतलब obviously it's a present cost. Historical cost, करंट कॉस्ट, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट, करंट मतलब प्रेजेंट, एंड फ्यूचर कॉस्ट मतलब बजटेड कॉस्ट, मतलब बजटेड कॉस्ट. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. देन देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बेस्ड, और वो है नॉर्मल कॉस्ट एंड अबनॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट एंड अबनॉर्मल कॉस्ट. तो चलो 9 ग्राउंड्स हो गए क्या, एक बार मुझे बता दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्राउंड से क्लासिफिकेशन. सो ऑन दीज 9 ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड माय फ्रेंड्स. सो 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 8 9. तो ऑन 9 ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड माय फ्रेंड्स. तो चलो आप लिखो प्लीज, एक प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज आप ये लिख के ले लो बच्चों. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन वेरियस ग्राउंड्स, प्रेफरेबली ऑन अ न्यू पेज. यू प्लीज राइट डाउन दिस माय फ्रेंड्स. चलो यस बच्चों, हो गया क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, पेमेंट बेस्ड, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एलिमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन. लिखा बच्चों आपने? function based, nature, normality. So this is the classification of cost, my friends, on the basis of payment, on the basis of elements, on the basis of function, on the basis of nature, on the basis of controllability, decision making, association, on the basis of normality, on the basis of time period. So this is the classification of cost on 9 grounds, my friends. समझा है सबको ये?
तो चलो अभी एक एक जितना रिलेवेंट है हमें या जितना हमारे सिलेबस में डिटेल में है उतना तो हम पढ़ेंगे ही बच्चों। तो एक काम करते हैं, चलो आज पहला एटलीस्ट ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इतना कंप्लीट करके लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, करना है कंप्लीट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वो सीखते। तो चलो ये हो गया बच्चों। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट के दो टाइप है बच्चों। कौन से दो टाइप है कॉस्ट के? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट के दो टाइप है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये कॉस्ट के दो टाइप है बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। सबसे बेसिक डिफरेंस, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट, explicit cost involves payment, implicit cost does not involve payment, does not involve payment, implicit cost does not involve payment। अब मुझे बताओ, समझो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट काम करती है, उसको मंथली मान लो 15,000 सैलरी है, तो 15,000 का पेमेंट इन्वॉल्व है। तो सैलरी टू रिसेप्शनिस्ट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना होता है हमें, इट इन्वॉल्व्स पेमेंट, इट्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टेलीफोन बिल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, करेक्ट और नॉट? जहां जहां पे पेमेंट इन्वॉल्व है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आपके दिमाग में रहेगा कि सर ऐसा कौन सा कॉस्ट होगा फिर जहां पे पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है? हमने डिस्कस किया था बच्चों कल। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको पढ़ाने की जगह सुबह 7 से 9 मैं मेरे दोस्त के ऑफिस में काम करता तो मुझे 20 लाख रुपए वो देने वाला था। मैंने बोल दिया बॉस मैं नहीं काम कर सकता तेरे ऑफिस में क्योंकि मुझे बैच लेना है। तो आप बताओ वो 20 लाख रुपए कॉस्ट है क्या कंडक्टिंग योर बैच? इट इज कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग योर बैच। यस टेल मी, मैंने 20 लाख कहीं पे पेमेंट किया आपका बैच कंडक्ट करने के लिए? हाँ मैं बैच कंडक्ट करता हूँ, ले ले 20 लाख रुपए, ऐसा है क्या? नहीं है। But it is an opportunity cost of conducting your batch. The revenue that I have sacrificed, the revenue that I have sacrificed for conducting your batch, the revenue that I have sacrificed for conducting your batch is the opportunity cost or not my friends? अब मुझे बताओ, मेरे जेब से 20 लाख रुपए एक्सपेंड किए क्या? मैंने निकाल के दिए क्या 20 लाख रुपए? नहीं, करेक्ट है। अच्छा ये प्रीमाइसेस मेरे ओन्ड प्रीमाइसेस है, जहां पे मैं प्रेस्टीज पॉइंट पुणे से क्लासेस ले रहा हूं, ओन्ड प्रीमाइसेस है। अब बताओ बच्चों, ये प्रीमाइसेस अगर मैं किसी को रेंट पे देता ऑनेस्टली तो मुझे साल का 60 लाख रुपीस रेंट मिल सकता है। कितना? 60 लाख रुपीस। तो करीबन 10,000 स्क्वायर फीट के प्रीमाइसेस में हम लोग क्लासेस लेते हैं यहाँ पे, तो 60 लाख रुपए मुझे रेंट मिल सकता है। बट मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ बच्चों। तो आप बताओ, अगर मैं ये कोचिंग सेंटर नहीं चलाया और ये रेंट पे दिया तो मुझे 60 लाख तो वैसे भी मिल सकते हैं ना। तो दिस रेंट आई हैव सैक्रिफाइस for conducting a coaching center. So tell me, can I say that 60 lakhs rupees rent foregone is the cost of continuing a coaching center? तो आप मुझे बताओ, मैंने 60 लाख रुपए किसी को पे किए क्या? बिल्कुल भी नहीं। But rent foregone is the cost which should be considered for decision making or not, whether to continue the coaching center or not. अगर मैं कोचिंग सेंटर कंटिन्यू करके अगर 10 लाख मेरा प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे? सर इससे अच्छा रेंट पे दे दो। तो आप मुझे बताओ बच्चों, 10 लाख प्रॉफिट होके भी आपने मुझे सजेशन दिया ना सर इससे अच्छा रेंट पे दे दो, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में वो 60 लाख रुपए आपने कंसीडर किया ना बच्चों। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है, बट इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग माय फ्रेंड्स। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का सेकंड पॉइंट है, ओके, इट इज अदरवाइज नोन एज, चलो आप साथ साथ में लिखो बच्चों मेरे साथ, explicit cost involves payment, implicit cost does not involve payment, implicit cost does not involve payment. Next, explicit cost लिख रहे बच्चों, it is
otherwise known as, it is otherwise known as accounting cost or out of pocket cost. It is otherwise known as accounting cost और out of pocket cost. And implicit cost आप जानते हो, it is otherwise known as, it is otherwise known as opportunity cost, otherwise known as opportunity cost or imputed cost और hidden cost, इसको hidden cost भी बोल सकते हो, और sometimes it is also called as notional cost, notional cost, hidden cost. अब मुझे बताओ, एक कोचिंग सेंटर चलाने में hidden cost है. अगर मैं ये प्रीमाइसेस रेंट पे देता तो मुझे 60 लाख रुपए रेंट मिल जाता. मेरे ऑफिस में ना बच्चों, राइट, मेरा भाई भी काम कर रहा है जिसको मैं सैलरी नहीं देता हूं. तो आप बताओ, अगर मेरा भाई कहीं और काम करता तो उसको 50,000 रुपए पर मंथ का सैलरी मिल जाता. तो 50,000 रुपए पर मंथ मैं पे नहीं कर रहा हूं उसको, बट इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर अ फैमिली और नॉट. ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या नहीं है? क्योंकि मैं, मेरा भाई है इसलिए पे नहीं कर रहा हूं, बट अदरवाइज ही कुड हैव अर्न्ड 50,000 रुपीज पर मंथ. अगर मैं उसको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करता तो अब उसको मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है, इस डिसीजन मेकिंग में उसका 50,000 पर मंथ कैन बी कंसीडर्ड और नॉट माय फ्रेंड्स, यस और नो? तो कैन आई से implicit cost, it is not recorded in books of accounts, it is not recorded in books of accounts. implicit cost बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है, whereas explicit cost obviously it is recorded in books of accounts, it is recorded in books of accounts, yes or no? Explicit cost, payment involved, it is recorded in books of accounts. Salary paid, telephone bill paid, electricity bill paid, marketing expenditure paid. Explicit cost recorded in books of accounts, whereas implicit cost is not recorded in books of accounts, my friends. Are you understanding this? Okay, तो अब बताओ, explicit cost, it is used only for accounting purpose. It is used only for accounting purpose, correct है? But implicit cost, it is used mainly for managerial decision making. It is mainly used for managerial decision making, my friends, right? Implicit cost is used for managerial decision making, right? Rent forgone, salary forgone, interest on own capital. यही पैसा मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, यही पैसा मैं कहीं और लगाता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता, is opportunity cost or not? It is not recorded in books of accounts, but it is used for decision making. It is used for decision making, my friends. Are you understanding this? Okay, next, it can be explicit cost. It can be objectively determined. It can be objectively determined as it involves payment. मतलब सैलरी पेड कितना है आप पता चल सकता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पेमेंट. इट कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड. अब यहां पे देखो, it cannot be objectively determined. It cannot be objectively determined as it involves subjective estimates. अच्छा मुझे बताओ बच्चों, मैंने लाइफ में कभी अपने प्रीमाइसेस रेंट पे नहीं दिए, तो अगर मैं रेंट पे दूं तो कितना रेंट मिलेगा, इसका ओपिनियन तो 4 लोगों को पूछूंगा तो 4 लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है. मेरा क्या ओपिनियन है उसके बेसिस पे मैं डिसीजन लूंगा, वो जरूर है. बट आप मुझे बताओ,
रेंट फॉरगॉन का अमाउंट जो है उस पर डिस्प्यूट भी हो सकता है ना, मतलब वो क्या है इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। बट सैलरी पेड, इसका क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भाई, वो तो पेमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, जितना पे किया है वही अकाउंटिंग होगा, करेक्ट है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है, अच्छा मुझे बताओ मेरा भाई कहीं और काम करता तो कितना सैलरी मिलता, ये तो एस्टीमेट है ना मेरे भाई, समझ रहा है क्या। अच्छा ये 50,000 रुपए उसको मिलता, ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं सर आप मार्केट में जाके पूछो, अरे मार्केट में जो जाके पूछा तो लोग सच्ची सच्ची में बताने वाले क्या, बताते वक्त कुछ और रहता है, एक्चुअल में कुछ और रहता है, राइट। सही, कई सारे एस्टिमेट्स है ना भाई, करेक्ट और नॉट। तो रेंट फॉरगॉन कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कितना होगा, मेरे भाई को सैलरी कितना मिलता, अच्छा मैं अगर अदरवाइज ये बैच नहीं लेते हुए कोई और काम करूंगा तो मैं कितना पैसा कमाऊंगा, ये एस्टिमेट ही है ना। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो भी दूसरा काम करके मैं 5 करोड़ कमाऊंगा, बट ये तो मेरा एस्टिमेट है ना भाई, करेक्ट और नॉट। तो implicit cost cannot be objectively determined as it involves subjective estimations, my friends. And last point, you can write few examples of explicit cost. Let's say salary paid, electricity bill paid, टेलीफोन बिल पेड। अच्छा बताओ डेप्रिसिएशन इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्या लगता है, बताओ मुझे कमेंट में बताओ। अगर कोई बाई चांस रिकॉर्डेड लेक्चर भी बाद में देख रहा है, रिकॉर्डेड, तो भी आप बोलोगे मुझे, चलो बोलो, यस बोलो बच्चों। डेप्रिसिएशन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, सोच के बताओ। डेप्रिसिएशन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है बच्चों, यस बोलो बोलो। एग्जांपल्स मैंने लिखा है अब यहाँ पे, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, टेलीफोन, डेप्रिसिएशन, तो मैंने गलती से लिखा है क्या इधर एग्जांपल, ये डेप्रिसिएशन सही लिखा है गलत लिखा है, एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है, तो प्लीज 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 याद रखो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आपको लग रहा है कि सर डेप्रिसिएशन का भी पेमेंट होता है क्या, क्या डेप्रिसिएशन का आप क्या चलन भर के एसबीआई में डिपॉजिट करते हो क्या, मेरे भाई समझो ये मैंने मोबाइल बाय किया है 1,20,000 रुपए में, इमेजिन करो, एंड समझो इसका यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है, इमेजिन करो, तो मैं 40,000 रुपए डेबिट करूंगा हर साल, 40,000 डेबिट कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि इसका यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है। तो मैंने 1,20,000 का पेमेंट तो किया है ना भाई शुरुआत में, हर साल में पेमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, बट किया है ना शुरुआत में, it involves payment, only thing is that I don't want to debit it in 1 year itself, that's why मैं हर साल 40,000 डेबिट कर रहा हूं, करेक्ट और नॉट। अच्छा दूसरा मुझे बताओ, whether depreciation is recorded in books of accounts or not recorded in books of accounts, so it is recorded, तो देखो बच्चों it is recorded in books of accounts, it is recorded in books of accounts, तो जो रिकॉर्ड होता है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है मेरे भाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज रिमेंबर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि डेप्रिसिएशन इम्प्लिसिट कॉस्ट है, नो, डेप्रिसिएशन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड यहाँ पे आप इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स लिख दो, रेंट फॉरगॉन, मतलब अपने खुद के प्रीमाइसेस है, अगर मैं रेंट पे देता तो कितना रेंट मिलता, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, मैंने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है वो मैं कहीं और इन्वेस्ट करता तो कितना पैसा मिलता, मुझे कितना रिटर्न मिलता, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डूइंग दिस बिजनेस, करेक्ट और नॉट। सैलरी फॉरगॉन, मैं कहीं और जॉब करता तो मुझे कितना पैसा मिलता, राइट, इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर व्हाट एवर आई एम डूइंग, करेक्ट और नॉट बच्चों। तो ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस बच्चों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का ये डिफरेंस है। तो चलो आपने लिख के लिया क्या, बताओ मुझे एक बार, मैं 1 मिनट में वापस ट्रांजिशन करता हूं यहाँ पे ताकि आप ये पूरा लिख सकेंगे बच्चों। तो आप ये पूरा लिख के ले लो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस, explicit cost and implicit cost my friends।
चलो बच्चों, हो गया क्या लिख के? यस, ओके। डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स पेमेंट। अब वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्या यूज करते हो, तो कितना अमाउंट हर साल डेबिट करना है वो डिसाइड करता है मेरे भाई। करेक्ट और नॉट? उसका कोई संबंध नहीं है। इट इन्वॉल्व्स पेमेंट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हाउ डेप्रिसिएशन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यार? डेप्रिसिएशन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा क्या? नॉट एट ऑल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का ये डिफरेंस हमने सीख लिया बच्चों। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट, ओके। चलो, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने कंप्लीट किया था। अगर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट हमने कंप्लीट किया था बच्चों, कुछ लोगों को अभी कमेंट आया कि ये वापस लिखना है उनको या कुछ लिखना बाकी है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसमें से जो पहला था ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, वो डिफरेंस हमने आज डिटेल में सीख लिया। यस और नो? तो चलो एक काम करते हैं, अभी आज का जो भी 7-8 मिनट 9 मिनट बचा है, एक बार हम देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़े एंड हमें और कुछ नया पढ़ने का स्कोप है क्या आज। ओके, तो कल हम लोग यहाँ पे फिनिश किए थे कॉस्टिंग पे, करेक्ट है? कॉस्टिंग। अब मुझे बताओ, आज हम शुरू किए कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो चलो प्लीज प्लीज, अभी आप ये मत समझो कि चलो अभी नाश्ता कर लेते, बाद में 9:30 बजे विजय सर का क्लास है, ये मत समझो। मैं रिवीजन ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, आप जहां पे भी बैठे हो, आप मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन जोर से बताओगे बिना कहीं देखे। चलो बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, इट इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन of expenditure incurred in producing goods and oblique or in rendering services. Management accounting, हाँ बोलो, management accounting, it is use of cost accounting, financial accounting and financial management principles in order to create, protect, preserve, maintain, increase the value for the stakeholders of a profit making or non-profit making enterprise, of a profit making or non-profit making enterprise। करेक्ट है? फिर हमने ये कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस बच्चों डिटेल में टैबुलर फॉर्म में देखा, ये डेफिनेशन लिखा था। Cost accounting mainly focuses on ascertainment of cost of goods oblique services, but management accounting is mainly used for providing input for decision making process. Cost accounting focuses on past and present. Management accounting is mainly focusing on projection of figures for the futures. Cost accounting का development is in the industrial revolution, but management accounting has been developed out of the needs of मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है। करेक्ट और नॉट? देन हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन and assisting management in various types of decision making। तो चलो 5, अगर कोई बोलता है what are the objectives of cost accounting, आपको 5 पॉइंट कवर करना है उसमें। कौन से? कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फिर हमने कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस डिटेल में सीखा बच्चों। टेल मी, इसमें से टेम्पररी कौन सा है एंड परमानेंट कौन सा है? टेम्पररी। कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम विल कम टू एन एंड व्हेन टारगेट इज अचीव्ड। याद रखो, दिमाग में फिट करो, कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम विल कम टू एन एंड व्हेन टारगेट कॉस्ट इज अचीव्ड। Cost reduction program is based on the belief that there is a continuous and unending scope for further reduction in cost. Correct or not? मतलब
इट विल नॉट कॉस्ट, अभी और एक डिफरेंस बताना ही है, तो कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम विल सेट द स्टैंडर्ड्स, विल सेट द स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम विल चैलेंज द स्टैंडर्ड, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम विल चैलेंज द स्टैंडर्ड। कैसे वो स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है, कैसे वो स्टैंडर्ड को चैलेंज करता है। अपने एग्जांपल में 12 रुपीज पेन का कॉस्ट था, 10 रुपीज अचीव हुआ, वो बोलता है कि भाई हम रुकेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि 10 रुपए से और कम हो सकता है क्या, और R&D करो, और रिसर्च करो, और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस करो, ये कम कैसे हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा बच्चों, करेक्ट और नॉट, ये कंपनीज में देखना पड़ेगा, R&D टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कॉस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के मेनली स्टेप्स क्या है फिर, सेट द स्टैंडर्ड्स, सेट द स्टैंडर्ड 10 रुपए, measure the actual 12 रुपए, right, calculate the variance 2 रुपए, and take the steps to minimize that variance, take the steps to minimize that variance। but cost reduction program में क्या होता है, various activities in the organization identify करो, एक्टिविटीज को क्लासीफाई करो इन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, देन इम्प्रोवाइज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज एंड curtail, eliminate नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। उसके बाद में ये फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया, और वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्या वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, तो इसका बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एंड अब बताओ बच्चों, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड, ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड, तो ऑन 9 ग्राउंड्स कॉस्ट इज क्लासिफाइड। पहला पेमेंट बेस्ड, एक्सप्लिसिट, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, on the basis of function pre-production, conversion, production, selling, distribution, R&D, administration, on the basis of controllability, controllable, non-controllable, on the basis of nature fixed, variable, semi-variable, on the basis of decision making relevant, irrelevant, on the basis of association product cost, period cost, on the basis of time period historical, current, budgeted, on the basis of normality normal cost, abnormal cost। उसमें से सिर्फ एक जो क्लासिफिकेशन है, एक ग्राउंड जो है उसका क्लासिफिकेशन हमने आज कंप्लीट किया, वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट, इम्प्लिसिट कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज अदरवाइज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट or out of pocket cost. Implicit cost is otherwise known as opportunity cost, imputed cost, hidden cost or notional cost. Recorded, not recorded. Objectively determined, cannot be objectively determined as it involves subjective estimations. Correct or not? Used for accounting, used for decision making. And few examples of explicit cost and implicit cost we have written, my friends. Examples of explicit cost and implicit cost we have written, my friends। तो ये था अभी तक हमने क्या कंप्लीट किया। आई होप माय फ्रेंड्स अभी तक जो भी हमने कंप्लीट किया है वो आपको समझा है, ऐसे ही मैं मानता हूं बच्चों, आपको समझा है, ऐसे मैं मान लूं क्या? यस, अभी तक जो भी मैंने बताया, होप देयर इज सम क्लैरिटी इन दैट माय फ्रेंड्स। कुछ क्लैरिटी है उसमें? पक्का बच्चों? चलो फिर मैं, एंड जैसे मैंने कल बताया था बच्चों, धीरे 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 ये बैच और स्ट्रीमलाइन होता जाएगा, और मजा आएगा, और मजा आएगा आपको, राइट। बिल्कुल आप टेंशन मत लो कि सर हमारे डाउट सॉल्व होंगे क्या, कैसे होंगे, क्या होगा हमारा, कैसे होगा, सब कुछ राइट बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा बच्चों। डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग राइट विल फॉल इन प्लेस एट राइट टाइम। तो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो फॉर थर्ड लेक्चर। तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में और थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे। आज हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इतना ही पढ़ा था, कल हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो देखेंगे। उसके साथ साथ का करस्पॉन्डिंग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम कल सॉल्व करने वाले, कल कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आने वाले। तो स्टे ट्यून्ड माय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय बाय माय फ्रेंड्स, गुड बाय, सी यू टुमारो।